बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप जैकब साहब? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी दूर तशरीफ लेकर आए। एक तो आप लोग रहते भी इतनी दूर है, वो डिफेंस में कहीं पे, ये देखें ना हम कितना करीब रहते हैं बाहर के अंदर। देखिए, ये जो आपने जुमला कहा ना, ये वाकई है कि दिलों के करीब हैं। वो फासले बाकी तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह इज़ वेरी काइंड के। और मैं रास्ते में जब आ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि इस मुल्क के बदबख्त हुक्मरान ये नहीं देखते इतनी मखलूक यहाँ रहती है, जी हाँ। सड़क और ट्रांसपोर्ट ठीक कर दो यार, और कुछ नहीं करना। तो ये वो तो फिर आपसे बात होगी ना हाउसिंग सेक्शन के अंदर, कि आपका भी इसमें बड़ा हाथ रहा है। जी इंशाल्लाह। जैकब साहब, पहला हिस्सा आपकी बचपन की यादों के बारे में, आपके बुजुर्गों के बारे में, आपके दादा के बारे में, आपके नाना के बारे में। सुना है आपके दादा ने 111 साल की उम्र पाई थी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें कहीं आपके नाना की हिकमत का ताल्लुक तो नहीं था कुछ? नहीं, नाना तो बेचारे 63 में ही डाइड। अच्छा अच्छा अच्छा। वो फर्क थे उनकी, अपना अपना मिजाज था। कहाँ से ताल्लुक था आप लोग का? मेरे जी, हम लोग बेसिकली तो बिजनौर अच्छा। इंडिया में थे। मेरे दादा और नाना भी वहाँ भी रहते थे, लेकिन वो क्योंकि हिकमत करते थे तो नवाब मारियर कोटला के उस ज़माने में शाही तबीब कहलाते थे। आजकल हम रॉयल फिजिशियन कहते हैं। वो तो शाही तबीब थे। उनके वालिद, ये तो उनका नाम था हकीम सैयद इजहार हुसैन, उनके वालिद का नाम था हकीम सैयद मुश्ताक हुसैन। अच्छा। तो वो भी हमारे रियासत मालियर कोटला के शाही तबीब थे, और वो उनकी बड़ी मुस्तनद मतलब तालीम थी, ऐसे नहीं था हिकमत वाला। और मेरे दादा जो थे वो जिम्मेदारा करते थे। शाही तबीब थे, कुछ विरसे में कोई शाही नुस्खे छोड़ गए? जी छोड़े थे, मुझे बिल्कुल छोड़े थे। और मैं आपको बताऊं कि बदनसीबी ये है कि वो मैंने जो भी नुस्खे थे जी, मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी को मैं आके गया। अच्छा। और मैंने उनको सारा वो पेश कर दिया कि जी ये सब कुछ था, और ये आपसे लाइब्रेरी में रखे। अब मुझे नहीं पता उन्होंने महफूज कर, मैंने कहा सिर्फ ये लिखते हैं डोनेटेड बाय। ख़ास उनकी कई किताबें थी नुस्खों की, हाथ से लिखी हुई। तो मैंने कहा हमारे पास तो ज़ाया जाएंगी, तो उनकी लाइब्रेरी है हमदर्द की। तो बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि इस दिन मैं इमदाद जो उसके आजकल हैं उससे भी आके पूछूँ, ज़रा मुझे दिखाओ, मैंने डोनेट की थी। तो मसलन मैं एक छोटा सा बताऊँ, त्रियाक़े हाज़म एक छोटा सा नुस्खा है, तो वो चुटकी खा लीजिए। तो मैं सफ़र जब करता हूँ तो वो रखता हूँ, छोटी चुटकी खा लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह एक दो और उनके नुस्खे तो जो बिल्कुल चलते फिरते नुस्खे हैं। तो वो ज़माने की हिकमत, फ़र्क सिर्फ इतना है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया पहले भी, कि उस ज़माने में हकीम तो थे वो, लेकिन हकीम अपनी दवाइयाँ खुद बनवाया करते थे, वो बाज़ार से तो मिलती नहीं थी। तो सियालकोट शहर में, जो हमने तो सियालकोट ही का देखा है, सियालकोट शहर में बाकायदा 2-3 दुकानें थीं जो खालिसतन जड़ी बूटियाँ बेचते थे। अच्छा। आजकल पूरे पाकिस्तान में आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी, क्योंकि हिकमत जड़ी बूटियों से बनती है। हाँ बिल्कुल। तो वो जो चीज़ें थी खालिसतन, वो आज तो मिलती नहीं है। तो मेरे नाना जो थे वो जाया करते थे, और पूरा एक दिन परख निकलता था, ये था कुटवाई, वो तो पूरा एक दिन सामने बैठते थे और दवाइयाँ बनवाते थे। अच्छा, मतलब खरीदने जाते थे खुद, फिर दवाइयाँ सामने बनवाते थे। कूट रही हैं, डल रही हैं, जैसे अर्क निकलना है, वो एक आपको पता होगा अर्क एक पतला कतरा लंबी मशीन से बंद होती थी, फिर जाके यहाँ से बुखारात बन रहे हैं, वहाँ पे जाके एक ड्रॉप कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अभी भी जो यही 2-3 चीज़ें हैं, बाकी वो मैंने वहाँ दे दी हमारे लिए, क्योंकि बेकार थी। अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो जैसे मैंने कहा त्रियाक़े हाज़म हमारे घर में है, तो वो बेहतरीन नुस्खा है। एक और दवाई थी उनकी, जो कतरे थे, तो पानी बनती है तो ड्रॉप्स, आप अपनी खुराक में एक कतरा डाल दीजिए, अगर तबीयत ख़राब है तो शिफा हमने देखी है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि वो ऐसे नहीं था, वो हिकमत और वो चीज़ें, एक हिकमत पैरेलल टू ये दवाई अंग्रेज़ी मेडिसिन के बिल्कुल पैरेलल एक बहुत बड़ी साइंस थी, जो अब नहीं है। तो नाना तो आपके माशाल्लाह शाही हकीम थे, वहाँ का अपना करोफर एक अलग होगा। दादा शायद आपके ज़मींदारा करते थे? ज़िम्मेदार थे। और उनका काफ़ी खुशहाल मुतमव्विल जी जी बिल्कुल, वो अपनी मिजाज के थे, जैसे होता ना कि ज़िम्मेदारा करना है तो अपनी ज़मीनों पे ज़्यादातर, वो घर में तवज्जो कम देते थे। तो उनके नज़दीक वो जो सबसे ज़्यादा दुनिया में अहम ओहदा है वो पटवारी का था। अच्छा। उस ज़माने के हिसाब से ज़िम्मेदारे के लिए।
तो वो अपने बच्चों को, दोनों बेटों को कहते थे पटवारी का कोर्स करो। अच्छा तो मेरे ताया ने तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पटवारी का कोर्स किया। जी। मेरे वालिद ने बगावत की और वो वहाँ से चले गए शहर, और उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम, उस ज़माने में ये कहते थे ये अंग्रेज़ी तालीम पढ़ने जा रहा है, जी। मतलब वो छोड़। तो वालिद साहब ने फिर वो मिलिट्री में ज्वाइन किया। तो वो अल्लाह का शुक्र है जो हमारी तब्दीली बाद में आई, ताया हाँ। ताया की औलाद उस थोड़ी सी उधर रही, हाँ। हम लोग जो हैं इस तरफ आ गए कि जी। तो मतलब माशाल्लाह ठीक ठाक किस्म का जमींदार और बड़ी अच्छी खुशहाल हाँ जिंदगी, हाँ लेकिन आइडियल एक पटवारी था उनका। हाँ, वो तो ये तो इसलिए कि उन्हें सबसे बड़ा ओहदा ही जो नजर आता था, इतना बड़ा जिम्मेदार होने मुझे के याद बावजूद है एक जमाने में कि जिसके वो ताबे होते थे वो जी जी पटवारी जी जी होता। मुझे याद है, पता नहीं वो लतीफा है सच कि किसी बुढ़िया कोई अय्यूब खान से बहुत खुश हो गई थी उसके बाद उनसे यार, तो दुआ दी थी अल्लाह से पटवारी लगा दे। ये है वाकया मशहूर हुआ था, बिल्कुल या सही कह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान हिजरत का फैसला क्यों किया आपके फैमिली ने? नहीं देखिए, फैसला ये तो मुझे ज्यादा तफसील नहीं पता, लेकिन मैंने जो सुना अपनी वालदा से और बुजुर्गों से कि ये उस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी चीज थी कि जैसे ख्वाब था, और वो ख्वाब जो तारीख ने बाद में तो बताया कि शायद कुछ गलतियां कुछ सही सारे हुए, तो वो तो एक सोच के रखा हुआ था जब ख्वाब की ताबीर हो रही है तो फिर जी यहाँ क्यों जी बैठे जी हो। जी जी ये किसी ने सोचा ही नहीं कि यहाँ तो चलता फिरता घराना शान और शौकत है, और तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तो तुमने क्या करोगे। जैसे मैंने आपसे अर्ज कर रहा था कि वहाँ से जब आए वालिद साहब, वो मिलिट्री में थे तो उनकी लाहौर में पोस्टिंग हुई। अब किसी के पास गूगल मैप तो नहीं था, कोई नहीं पता था जी गूगल लाहौर कहाँ है, अमृतसर किस तरफ है, जी सियालकोट कहाँ है। तो मेरे वालदन जो हैं, मेरी वालदा और मेरे नाना और ये कुछ फैमिली दादा की बाद में शिफ्ट हुई, जैसे बाद में चाहे एक आध महीने बाद हुई। जाहिर है। तो वो जब शिफ्ट हुए तो वालिद को नहीं पता था उन्हें कहाँ भेजूं। जी जी तो वालिद के एक दोस्त है शराफत, तो उनको ये पता लगा कि शराफत सियालकोट में है और उसके पास घर है। तो उन्होंने इन सबको कहा तुम सियालकोट चले जाओ। अब जो मैं चाहता हूँ कि कोई इस पे किताबें लिखे, या एक किताब दो किताब तो हो कि हिजरत करके जो लोग आए वो किन मुश्किलात में उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियाँ दी, कि उनको पता ही नहीं था कि लाहौर किधर है और सियालकोट किधर है। तो वो आए हिजरत करके और फिर वो सियालकोट कैसे पहुँचे, वो मेरी कहते बसें थी नहीं थी, मतलब ये लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं है। तो जब सियालकोट में आई, मेरी वालदा कहती है 18-20 बरस की उनकी उम्र होगी या 22 बरस, तो वो कहती हैं कि जी पूरे मोहल्ले में हमें नहीं पता था, एक अनजान में 20 बरस की 18 बरस की लड़की को जाके आप छोड़ दें, उसे पता ही नहीं है तो वो किस परसारी की दुकान कहाँ है, सब्जी की दुकान कहाँ है, क्या है। अच्छा, और वो ऐसी वैसी नहीं थी, एक बहुत ही मुतमव्विल हाँ, खुशहाल बिल्कुल खानदान की बहू थी वो, उन्हें अच्छा टाइम देखा हुआ था काफी है। लेकिन जैसे आपने कहा ना, वो थी तो थी, हिजरत के बाद था ही हो गया था वो सब कुछ, खींता हो गया था। ये यकीन है लोगों वो को। एक दफा बता रहे थे आपके बुजुर्गों में बेचारे आखिर तक जिंदा रहे, पाकिस्तान देखने हसरत करते रहे, लेकिन वो पाकिस्तान देख नहीं सके थे। हाँ। शायद सिंध देखा, नहीं वो किस मेरे बुजुर्गों का वाकया किसी ने सुनाया था कि जब हिजरत कर रहे थे तो बैलगाड़ियों पे और ये आ रहे थे, तो वो बेचारे चल नहीं सकते थे, तो वो लेटे हुए थे बैलगाड़ी पे, और वो वहाँ से थोड़ी थोड़ी देर बेचारे तंग आ जाते, बैलगाड़ी का सफ़र और वहाँ से पूरा आना, पता नहीं कई दिन लग रहे होंगे, ना खाना ना पीना उस तरह। तो वो आवाज़ लगाते थे, अरे भाई पाकिस्तान आ गया। तो लोग कहते अभी नहीं आया। तो वो जो थे, जब वो पाकिस्तान आगे शिफ्ट हुए तो उनके बेटे अब्बा से कहा करते थे, अब्बा पाकिस्तान नहीं आया। अरे भाई क्यों नहीं, सिंध आया है, पंजाब आया है, बलोचिस्तान आया है। कह लेके मरते दम तक जितने साल वो रहे जिंदा, हम उनके साथ यही छेड़छाड़ करते रहे, अब्बू आपका पाकिस्तान नहीं आया, पंजाब आया। और आज तारीख देखिए कि छेड़छाड़ नहीं, बड़ी दुख की दास्तान है ये, कि जो ख्वाब देखकर लोग आए थे, तो और एक अक्सर लोगों जहन में ये भी होता है कि शायद वहां पे बिल्कुल जो निकम्मे थे, कोई काम शाम नहीं था, वो आ गए पाकिस्तान। नहीं, अच्छे खुशहाल लोग भी आए पाकिस्तान वहां से। नहीं, खुशहाल ही आए। ये मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो है ना, वो लोग तो कुछ जो रह गए कि हिजरत इतनी आसान नहीं थी, और इतने लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आज आप देखिए कि 250 मिलियन पाकिस्तान की आबादी है, तो 250 मिलियन इंडिया में मुस्लिम्स हैं। सही है, यानी कि जितने यहाँ आए हैं अभी उतने ही वहाँ हैं भी, ये सिर्फ मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग खुशहाल तो सब थे ही, बल्कि
जो लोग यहाँ आए वो उन्होंने फिर अपनी ज़िंदगी सिफर से स्टार्ट की। जी, ये बातें करना और बाद क्लेम और ये वो आपने सब सुना होगा, या बड़ी जद्दोजहद की। और जो लोग वहाँ रहे वो दूसरी एक अजियत से गुजरे, बिल्कुल सही क्योंकि बात है। आज भी गुजर रहे हैं कि हिंदू बिल्कुल, ये कहते हैं वो कि कीमत भाई पे कर रहे हैं। कि तुमने बंटवारा कर दिया, तुमने बना लिया, तुम चले गए, अब यहाँ पे क्यों हो। वो आज 75 साल बाद भी उनको ये ताने सुनने चाहते। आखिरी एक बात करूंगा कि देखिए दिल्ली थी ना, जी, जो दिल्ली एक पुरानी दिल्ली जो दिल्ली थी वो थी बल्ली मारान, शाही जी, जी, मस्जिद जी, और हाँ, ये इलाका, हाँ, ये था दिल्ली, असली दिल्ली थी जी, जहाँ पे गालिब भी रहा करते। मैं जी, गया हूँ, मैंने वो बल्ली मारान पूरा इलाका देखा है। तो आप ये देखिए कि वो दिल्ली जो से आजकल पुरानी दिल्ली कहते हैं इज ए स्लम, जी, और नई दिल्ली जो है वो दिल्ली का DHA है। जी, हाँ, वो तो वहाँ पे 30s डिफेंस तो नहीं है, जी, पर जी, एक बेहतरीन एलीट आबादी जो है वो नई दिल्ली आबादी जिसमें 90% हिंदू रहते हैं। जी, और दिल्ली जो पुरानी है जो स्लम है, इसे आज के तो आसान है, गूगल करें आप और यूट्यूब पे जाएं तो आप बदतरीन स्लम है, उसकी और उसमें वजह है मेजॉरिटी ना, मुसलमान है। उसकी वजह है ना कि जब वो दिल्ली दरबार हुआ था, तो जब उन्हें वहां से बंगाल को यूनाइट किया, लेकिन साथ ही साथ ये कि वहां से ये लेकर आ गए दिल्ली में लेकर आ गए कैपिटल को। तो फिर मेरे ख्याल है 1912-13 से दिल्ली बनना शुरू हुआ, तो 30 साल लगे थे उसको एज ए कैपिटल डेवलप करने के लिए। तो आप भी अगर आप कंपेयर करना चाहें अपने इस्लामाबाद को दूसरे एरिया से, गुजर खान से, तो इस्लामाबाद है, गुजर खान है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें भी देखिए दिल्ली जो था, उसमें हम भूल जाते हैं कि दिल्ली अगर आप देखें मुगलिया सल्तनत 250 साल, और मुस्लिम्स रूल्ड इंडिया अबाउट 850 ईयर्स, जी, जी, जिसमें मसूरी अब्दालीज वगैरह थे। तो कमोबेश मेन कैपिटल दिल्ली ही रहा। तो आज तो बदनसीबी है कि उस दिल्ली में जिस पे हुक्मरानी की, आज उस दिल्ली की पुरानी दिल्ली के स्लम्स में जी, मुसलमान जी, रहे। जी, 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 जी। तो आपकी पैदाइश सियालकोट की है, जी सियालकोट। बड़ा मर्दूम खेस। और यूं यूं गुफ्तगू आगे बढ़ेगी आपसे तो सियालकोट के हवाले से काफी बातें होंगी। मेरे ख्याल है पाकिस्तान को सबसे पहला एक इंडस्ट्रियल मजबूत जो बेस मिली थी, वो हमें सियालकोट से मिली थी। एब्सोल्युटली। और वो मैं आपसे कहानी सुनना बिल्कुल चाहूंगा, जो बिल्कुल। पहले भी सुना चुके हैं, कि किस तरीके से ये हम लोग घुसे थे उसके सियालकोट के लोग, जो सर्जिकल स्टोर में। तो आगे चल के कहानी सुनेंगे। तो आपकी वहाँ पे तालीम किस जगह पे है, स्कूल सियालकोट में? सियालकोट में जो प्राइमरी तालीम तो एक थी, JNK एकेडमी एक था, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी, खातून थी गौहरा, उन्होंने इंग्लिश स्कूल खोला था। अच्छा। बाकी सियालकोट में कमेटी के सब उर्दू थे, तो हम्म, 2 ही स्कूल थे इंग्लिश के, एक क्रिश्चियंस का था, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, लेकिन वो आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी में नहीं था। तो दूसरा था JNK एकेडमी, ये मिस गौहर रहमान। तो मेरी वालदा और वालदैन मतलब दोनों का ये था, वालिद कमाने का ज़्यादा घर के फैसले वालदा करती थी। तो वालदा ने बड़ी हिम्मत करके दे 350 रुपये आमदन थी, उस आमदन में घर भी चलाना ये वो, और एक बच्चों को इंग्लिश की डाल के फीस का खर्चा। लेकिन वालदा ने कहा नहीं, ये तो करना है। तो हमें बहन भाइयों को उस JNK एकेडमी में इसका ही मतलब है कि वो उर्दू भी होती थी लेकिन इंग्लिश भी। तो वो सियालकोट के, फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल सियालकोट में मैंने किया। फिर FSC में जब हम गए तो उस ज़माने में 2 कॉलेज थे, एक मरे कॉलेज जो क्रिश्चियंस का था, बेहतरीन कॉलेज था, अल्लामा भी वहीं से पढ़े, हाँ जी, हाँ। और दूसरा खुला था इस्लामिया कॉलेज। जी, तो हम पे जो को इस्लाम का गलबा था, तो हमने जज्बातियत में कहा जी हम इस्लामिक कॉलेज पढ़ेंगे, मरे कॉलेज नहीं पढ़ेंगे। तो लेकिन अच्छा है, वो तालीम ठीक हुई, लेकिन यह है कि मैं हैरान होता हूँ कि यार अंग्रेज़ों ने रादर क्रिश्चियन मिशनरी ने खिदमतें की थी। सही बात है। ये कॉलेज ये खोला, और उसके बाद हॉस्पिटल खोला। जी, हाँ। मिशन हॉस्पिटल सियालकोट का जी, सबसे बड़ा जी। हॉस्पिटल था। तो वैसे सियालकोट में भी एक आध दफा गया हूँ, अच्छा। और वहाँ का मुझे एक इलाके का नाम बहुत पसंद आया था, और मैं चाहता था काश मैं ये अपनी जवानी को शुरू करूँ। उसका नाम था प्रेम नगर। तो आप भी क्या प्रेम नगर में रहे? नहीं, प्रेम नगर है, गए तो गुजरे एक आध दफा। हाँ, देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि वो जमाने में जी, मोहल्लेदारी में ही होता था कि गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें ये तो होती नहीं थी। तो अब अगर आपने किसी दूसरे मोहल्ले में भी जाना है तो पैदल ही जाना। गए एक आध दफ़ा तो उस पूरे जो कश्मीरी मोहल्ला जहाँ मलांग बैंक इकबाल का है वहाँ जी, भी, जी, अब ज़्यादा जाते हैं मैं देखने के लिए। लेकिन ये बेहतरीन जो आपने जिक्र किया,
ये वो जैसे कहना मेरा महल्ले का नाम पूरन नगर था, पूरन नगर, अच्छा। पूरन, तो राजा पूरन ने था। ये प्रेम भी वो हिंदुओं ने नाम रखा था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो मतलब वहाँ पे पहले हिंदू भी रहा करते थे सियालकोट में? सियालकोट था ही 100% हिंदू। अच्छा। हाँ, थोड़े बहुत मुसलमान थे, हाँ इसलिए हाँ मेरा मोहल्ला जो था पूरन नगर, जी जी तो राजा पूरन ने ही बसाया था उसे। जी। आज आप जाएं गंडा सिंह ग्राउंड, और गंडा सिंह बहुत बड़ा सेठ था जो पूरा सियालकोट में। ये तो मुसलमानों की तो कोई खास वो मकाम नहीं था। इवन देखे ना, अल्लामा इकबाल भी कश्मीरी पंडित थे। जी जी हाँ, जी। मेरा ख्याल है इसको पहली किस्त को यहीं पे रोकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह फिर दूसरी किस्त में आगे ले चलेंगे, बात प्रेम से आगे बढ़ेगी कुछ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, दूसरा हिस्सा। जी जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अभी तो मैं वहीं उलझा हुआ हूँ, प्रेम नगर और पूरन नगर के अंदर ही है, लेकिन हमें काफ़ी चीज़ें कवर करनी है और आपकी तो इतनी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि वो एक-एक पहलू के ऊपर जो है ना कई घंटे चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा शॉर्टकट करूँगा जी, और बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि अब आप आएँ सीधे अपनी तालीमी ज़िंदगी के बारे में, जो आपने वहाँ से स्टार्ट किया इस्लामिया इस्लामिया कॉलेज के तक हमने दौर कर लिया। आगे बताइए आपने कैसे पढ़ा और क्या पढ़ा? देखिए, उसमें जो मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आपने असातिज़ा का ज़िक्र किया, वो मैं क्लास 3 में फ़ेल हो गया। उस ज़माने में छमाही कहलाती थी, पहली छमाही, दूसरी छमाही, पहली छमाही में फ़ेल हो गया। अब वो वालिद साहब ने मारा-वारा तो जो होगा, उन्होंने एक ट्यूशन मेरी रखी, और उस ज़माने में 350 400 तनख्वाह में 5-10 रुपए की ट्यूशन। हुँ। तो मेरे जो टीचर थे, वो आते थे, तो मुझे पढ़ाते चले गए। अब ये मुझे नहीं समझ आई कि यार ये तीसरी की क्लास किताबें तो पढ़ा दी हैं, अभी चौथी की किताबें मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे कोई सवाल करूं, टीचर थे वो। खैर, तो जब साल ख़त्म हुआ तो मैं तीसरी क्लास में बेहतरीन पास हो गया, तो पहली छमाही का फेल होने वाला। वो फिर मुझे मेरे टीचर लेकर गए दूसरे स्कूल, और उनसे कहा जी इस बच्चे को हमने 5वीं में दाखिल करना है, तो चौथी का टेस्ट लें। अच्छा। हाँ, वो मेरा उन्होंने टेस्ट लिया तो मैं पास हो गया। हाँ, उनसे कहा जी दाखिला का फॉर्म दे दें, लिख दें कि दाखिला हो गया। हाँ, हाँ। अब ये मुझे भी समझ नहीं हो रही कि क्या कर रहे हैं, मेरे वालिदैन को तो पता ही नहीं कि ये मेरे टीचर क्या कर रहे हैं। वापस आए मेरे स्कूल, कहा जी ये बच्चा जो है, इसको 5वीं में डबल प्रमोशन कहलाती थी उस ज़माने में ये चीज़, डबल प्रमोशन। मैं 30वीं से 5वीं में जाना, तो ये इसको डबल प्रमोशन मिल रही है, 5वीं में फ़लाँ ये देखिए दाखिला है, लेकिन आप इसका टेस्ट ले लें, मैं चाहूँगा कि यहीं जारी रहे, नहीं तो मैं ले जाऊँगा। उन्होंने टेस्ट वेस्ट लिया और फिर उन्होंने कहा या व्हाई शुड वी लूज़ फीस, और बच्चा है। हाँ। उन्होंने मुझे 30वीं से 5वीं में डबल प्रमोशन दी। मैं ये देखता हूँ कि उस मास्टर ने मेरी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया, कि तू फेल होने वाला नहीं था, तेरे में ये सलाहियत थी कि तू फाइनल में तीसरी और चौथी पास करके 5वीं में भी जा सकता था। तो अगर 30वीं के पहली छमाही में फेल होने पे मुझे कंडेम कर दिया जाता, हाँ, 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 हाँ। कि तू तो पढ़ ही नहीं सकता, तो उसकी लाइफ का कोर्स चेंज होता है ना पूरा। दूसरी तरह चली जाती। मैं उस मास्टर साहब को अल्लाह मियां दर्जात मान के मैं कहता हूँ कि उसने कोई फीस नहीं ली ज़्यादा, जो भी फीस होगी 5,000 रुपये। उसने कभी मेरे ना वालिदैन को बताया, और ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ ब्रोक के जी ये तो बच्चे को 5वीं में ही उसी स्कूल में दाखिला मिल गया। मतलब बड़े गौहर शनास थे उनके, हाँ, जो उनको ये अंदाजा था कि इसके अंदर का पोटेंशियल क्या है। वो भी था। देखें, गौहर जो शनासी जो है ना, मैं लोगों से कहता हूँ कि गौहर शनासी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। हीरा जब तक साफ करके बाहर ना जी ला लें, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो हीरे को साफ करके बाहर लाओ तो फिर पता लगता है ये हाँ, रंग गौहर है। लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के हाँ, बाद, तो घिसना तो तो पड़ता है। गौहर शनासी के लिए भी पहले आपको सफाई करनी पड़ती है। तो ये सारी जो है ना हमारे असातिज़ा, तो खैर उसके बाद से अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब मैं आपको बताऊं कि फिर मैंने सियालकोट, यानी आपके पूरे करियर के अंदर आप समझते हैं कि आपका एक उस्ताद का बड़ा हाथ था। वो यही हाथ है कि उसने हाँ। कंडेम नहीं किया कि तू फेल हो गया तीसरी में, तेरा ये टैलेंट है कि तू फाइनल में डबल प्रमोशन लेगा। मेरे मतलब ख्याल है जो असातिज़ा हैं वो इस चीज़ को और करें तो कि ये उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, बढ़ते बढ़ते मैं मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद इस्लामिया कॉलेज में हमने एफएससी किया, वो 65 हो गया था। और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में दाखिला मिला। 65 की वार में कुछ अरसे के लिए हम कराची शिफ्ट हुए थे, फिर वापस आ गए लाहौर में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर में मैंने इंजीनियरिंग की। अब यहाँ पे एक बड़ी टेक्निकल चीज़ हुई, जब
65 यूएटी का हमारा जो था, 69 का बैच हम आ गए, तो जॉब ढूंढ रहे थे। अब लाहौर में वो ठिकाना तो था नहीं, हॉस्टल में रहते थे, तो मुझे ये आया कि यार जॉब ढूंढने में जो वक्त लगेगा तो मैं कहाँ रहूँगा। ये अल्लाह मियाँ करता है। देखिए मैंने कहा यार ऐसे करो, तुम एमएससी इंजीनियरिंग में दाखिला ले लो, तो फिर हॉस्टल भी मिल जाएगा, हॉस्टल का सस्ता खाना भी मिल जाएगा, और तुम नौकरी तलाश करते रहना। और एमएससी इंजीनियरिंग इत्तेफाक से उसी साल से शुरू हुई थी, उससे पहले बीएससी इंजीनियरिंग तक यूआईटी में तालीम। मैंने वो दाखिला ले लिया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना शुरू किया, फिर दाऊद हरक्लिस में मुझे, उस ज़माने में दाऊद हरक्लिस वॉज द पैकेजेस लाहौर, और दाऊद हरक्लिस द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स। तो वो गोरों की थी, दाऊद हरक्लिस और आईएफसी उसमें थे। दाऊद हरक्लिस में 1200 रुपये तनख्वाह थी। यकीन कीजिए 4 डिजिट सैलरी अनहर्ड थी, या पैकेजेस में मिलती थी जी, या दाऊद हरक्लिस ने देनी शुरू की, वरना 400 500 600 थी। ये 1200 4 डिजिट सैलरी का तस्वुर नहीं था, वो अल्लाह ने वो हमें दिलवाई। तो जब मैं दाऊद हरक्लिस में जब चला गया, और मतलब तो वहाँ पे मुझे एक हमारे वालिद साहब के बुज़ुर्ग थे, वो बड़े ज़बरदस्त थे, मिलिट्री अकाउंट्स के चीफ थे। उन्होंने कहा कि बेटा एक बात, ये बड़ी पते की बात मैं अगली नस्ल को कह रहा हूँ, कहने का बेटा एक बात है, मैंने देखा है, मैं वापडा का वो थे चीफ अकाउंटेंट, कि देख रहा हूँ कि अदारे में टेक्निकल लेवल के लोग एक लेवल तक जाते हैं, सही, ग्रेजुअली ऊपर जो जाता है मैनेजेरियल क्वालिटीज होती है। आपने मेरा सवाल मुझसे छीन लिया, क्योंकि मैं देख रहा था कि आपका कैरियर जो था इंजीनियरिंग साइड का था, केमिकल साइड पे था, और फिर अचानक आप इसमें चले गए। तो ये उन्होंने मुझे कहा कि तुम देखो, बड़े दुख की बात है ये, कि वापडा में जो जनरल मैनेजर हैं और ये लोग हैं वो मैनेजेरियल क्वालिटीज के हैं। तो मेरे मामू भी उस जमाने में वापडा के जनरल मैनेजर, ये बात समझ आ गई, चीफ इंजीनियर थे, नेक्स्ट प्रमोशन वाज जनरल मैनेजर वापडा। हाँ, उनकी स्पीच मुझे याद है आज तक। उन्होंने पूरे वापडा के जो सीनियर लोग थे उनको बुला के कहा कि जेंटलमैन, टिल यस्टरडे आई वाज एन इंजीनियर एंड द चीफ इंजीनियर, टुडे आई एम ए मैनेजर एंड दैट टू ए जनरल मैनेजर, so I have nothing to do with engineering, I have not to do with lower level engineering, I am the general manager. So you tell me bottom line results क्या है, I don't want to listen technical stories. तो उनके बाद उन्होंने बॉटम लाइन कहा, मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें बताओ, टेक्निकल मसले वाला न बताओ। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब के दोस्त ने कहा कि देखो ऊपर जाना है तो इकोनॉमिक्स पढ़ो, मैनेजमेंट पढ़ो। और मैं उसी ज़माने में दाऊद हरक्लिस के दौरान में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैं कह दूं तो अच्छा है ताकि अगली नस्ल को फ़ायदा हो। मैं जब सोचा भाई यार ये एमए इकोनॉमिक्स पढ़ो, ये नहीं कहा एमए इकोनॉमिक्स करो, इकोनॉमिक्स पढ़ो। तो मैंने कहा यार ऐसे तो पढ़ी नहीं जाती। शुरू में रोज़ जाता था, मुझे समझ नहीं आता। पता लगा सियालकोट में, लाहौर में एक प्राइवेट स्कूल था सलीमी साहब का, जो पढ़ाते थे ये इवनिंग में इकोनॉमिक्स और दूसरी चीज़ें। मैं वहाँ चला गया, तो मैंने कहा सलीमी साहब मैं 2-3 दिन ज़रा बैठ के देख लूँ, मैं इंजीनियर हूँ, कि मुझे समझ आएगी आप जो कह रहे हैं। 3-4 दिन बाद मुझे कहा कि यार मैं समझ लूँगा, ये इंजीनियरिंग कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, इंजीनियरिंग के बाद ये चीज़। तो मैंने कहा जी मुझे दाखिला दे। लॉजिकल माइंड तो बन चुका था ना पूरा, एब्सोल्युटली। तो वो मैंने कहा जी मुझे दाखिला दे दें, जाए जमा करा दें। लेकिन ये जो क्लास है ये तो 6 महीने बाद फाइनल दे रही, तो आप बैठ जाएंगे, लेकिन आपको फिर दूसरी क्लासेस वगैरह में करके वाला। मैंने कहा नहीं सलीम साहब, मैं इसी क्लास के साथ एमए का इम्तहान देना चाह रहा हूँ। अच्छा। कहने लगे सलीम साहब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 साल की पढ़ाई तालीम होती है तो मास्टर्स की डिग्री क्या है एलिजिबल होता है। मैंने कहा जी अब ये देखें कैसे अल्लाह मियाँ डाल रहा है, मैं नहीं अक्लमंद, अल्लाह मियाँ। मैंने कहा जी मुझे आप 2 साल 1.5 साल पहले से बैकडेटेड मेरा दाखिला ले लें। अच्छा। मैंने देखा, कहने का वो तो फीस देनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा जी मुझसे फीस ले लें। अब हालांकि मेरे पास कोई इतनी आमदन नहीं थी, कुछ नहीं थी। उन्होंने देखा पैसा मुफ्त का आ रहा है। हाँ। सलीमी साहब ने कहा कि ऐसे अल्लाह 2 और भेज दे मेरे पास। तो उन्होंने मुझे कहा जी तुम डेट जाओ जमा करा दो, तो मैं आपका एडमिशन 1.5 साल पहले से कर देता हूँ। नाउ यू विल बी एलिजिबल टू ज्वाइन दिस। जब वो मैं जाने फिर बड़ी मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की थी। मुझे कहते ना धोती पहन के पढ़ना शुरू कर दिया था, हिलना छुलना छोड़ दिया था। 6 महीने में मैंने एमए इकोनॉमिक्स का इम्तहान देना। अल्लाह का ये एहसान है, मैंने प्राइवेट तौर पे कैंडिडेट के इम्तहान दिया और
फारूकी साहब, आई स्टूड थर्ड इन पंजाब। अच्छा, जी, पास भी पहली अटेम्प्ट में किया और आई स्टूड थर्ड इन पंजाब। सो इंजीनियरिंग और एमबीए जब मेरा हो गया, सलीमी साहब को पैसे तो वापस करने चाहिए थे आपको। और लेकिन वो बड़ा एक होता वो निज़ाम दुनिया और थी, अब वो नहीं है। तो वो मैंने जब कर लिया तो फिर आगे से मेरा एक बड़ा यूनिक कैरियर शुरू हुआ। 1974 में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ। मुझे किसी ने कहा ज़ैम साहब आप ये अप्लाई करें, तो मुझे ये आया क्या तो मैंने कहीं से लफ्ज़ एक एमबीए सुना हुआ था। अच्छा, ये पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं है। तो मुझे अपने वालिद साहब के दोस्त की थी कि मैनेजेरियल। हाँ, तो मैंने एमबीए के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अप्लाई कर दिया यूएसए की। यूएस। अब फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का उस ज़माने में सिलेक्शन बोर्ड था 12 आदमियों का, 6 अमेरिका से आते थे प्रोफेसर और 6 पाकिस्तान से। बड़ा एक स्कॉलरशिप होता था पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, वो यस, तो वो भी अगर हमारा कैंडिडेट ना मिले तो इंडिया को चला जाता था। अच्छा, बड़ा कुछ 12 का बोर्ड बैठा हुआ है। हाँ, और इंटरव्यू शुरू हुआ, 6 पाकिस्तानी प्रोफेसर और इस तरफ और 6 अमेरिकन प्रोफेसर। और इंटरव्यू शुरू होता है तो पाकिस्तानी प्रोफेसर कहते हैं कि भाई दिस बॉय सीम्स टू बी लॉस्ट। अच्छा, हाँ, देखें ये बच्चे ने इंजीनियरिंग की, फिर एमए इकोनॉमिक्स किया, मतलब एमबीए करना चाह रहे, इसे पता नहीं करना क्या है। ये जुमला कह के उन्होंने मेरी फाइल ऐसे फेंक दी। और मैंने समझा कि नाउ इंटरव्यू ओवर। इमीडिएटली जो अमेरिकन साइड से जो प्रोफेसर था उनमें से एक ने, नो दिस बॉय सीम्स टू बी अ फ्यूचरिस्ट। कहने लगा मिस्टर जैगम टेल मी वन थिंग, इंजीनियर एमबीए इज अ वेरी इमर्जिंग ट्रेंड इन अमेरिका, इंजीनियर्स टू डू एमबीएस, हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट? मतलब अमेरिका में इमर्जिंग ट्रेंड है। जवाब तो मैंने गोलमोल दिया कि इस तरह था, मैं मैनेजमेंट और ये सारी चीज़, दैट्स वी हाईली अप्रिशिएट। अब जब उसने मुझे फ्यूचरिस्ट और ये 2 लफ्ज़ तारीफ के किए तो 6 के 6 पाकिस्तानी प्रोफेसर और मुझे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल गया माशाल्लाह। 70 मैं फिर 75 में गया, मेरी शादी भी मार्च में हो गई थी 75 में। तो मैं यकीन कीजिए कि जिस बच्चे ने ज़िंदगी में पहले कभी हवाई सफ़र ना किया हो, कहाँ सोचा था कि जहाज़ का सफ़र तो एयरपोर्ट, जहाज़ आसमान पे उड़ते हुए देखे थे, जहाज़ में बैठने का तो कोई तसव्वुर नहीं था। और वो जनाब उसको स्कॉलरशिप मिला है और उसने सफ़र करना है अमेरिका का, एंड ओनली वन फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो मेरी वालदा को भी पता नहीं था अमेरिका क्या होता है। उन्हें ये तो था, सुना हुआ था विलायत लंदन। उससे बाहर ये लोग आम देशियों को दुनिया के किसी और मुल्क का पता ही नहीं होता था, पर बरतानिया विलायत उनके नजदीक फासला बजनौरी का होगा, दिल्ली का। हाँ बस यही तो, वैसे ही उन्हें। अब जब मैं जा रहा हूँ, मेरी वालदा ने हर सामान वाला मुझे जो दिया साथ सब, कहने लगी बेटा एक वादा करो कि तुम रोज खत लिखोगे। ना वालदा को पता ना मुझे पता कि जी ये वो, तो कैसे, मैंने कहा जी मैं प्रॉमिस। मैं अमेरिका में गया तो देखा कि यार मैं अगर लिफाफे पे लिखूं तो 10 सेंट लगते हैं, पोस्ट कार्ड लिखूं तो 5 सेंट लगते हैं। 5 सेंट का भी मतलब है कि महीने में $1.5। जबकि $270 मेरा टोटल स्कॉलरशिप था, जिसमें खाना पीना फ्यूज और सी चीज़ें थी। बट आई ऑनर दैट। अच्छा, हाँ, जो 2 साल में रहा, मैं अपनी वालदा को पोस्ट कार्ड ला के रखे हुए थे, मैंने 2 रोज एक खत लिखता था। तो वापस पाकिस्तान आके पढ़े अपने अपने पुराने पोस्ट कार्ड वो ज़ाया हो गए शायद। अच्छा। तो मैंने वालदा को जो लिखे, वालदा के खुतूत मेरे पास काफ़ी अर्सा महफूज रहे जी। तो वालदा को खत 14-15 दिन में पहुंचता था उस ज़माने से वहाँ से। तो मैं वालदा से अगर पूछ रहा हूँ अम्मी आप कैसी हैं, हाँ, तो 1 महीने बाद आपको 15 दिन बाद वालदा का जवाब लिखा उन्होंने, मैं ठीक हूँ, 1 महीने बाद मैं खैरियत से हूँ। वो ज़माना, लेकिन वालदा ने भी अपना, बेचारियों ने जैसे भी होगा, और मैंने भी, तो वो अल्लाह का शुक्र है। वो फिर एमबीए के बाद फिर मेरी लाइफ में बिल्कुल चेंज हो गई। अल्लाह ताला के बारे में कहते हैं कि मुसब्बिबुल असबाब है। मतलब आप ये देखें ना कि जिस तरीके से आप इकोनॉमिक्स पढ़ने सलीमी साहब पर चले गए थे, वो चीजें खुद बहुत अपना रास्ता बनाती बिल्कुल बनाती। देखिए असल में होता यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, मैं जो चीज़ कहता हूँ लोगों से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तस्लीम साहब, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला जब आपको जिम्मेदारी डालता है फिर वसाइल भी पैदा
करता है, जी लेकिन उठना आपको होता है, सोचना आपको होता है, वसाइल देना अल्लाह का नाम। तो ये जो है ना, फिर अल्लाह मियाँ ने ये सारी चीज़ें करनी थी, कुछ ने मेरे लिए कुछ लिखा होगा, तो ये चीज़ें जो है ना, अच्छा मतलब है जी इंजीनियर एमबीए और वगैरह की वजह से मैं दाऊद हरकलिस से मैंने स्टार्ट किया था केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैं बैंकिंग में आ गया, जी 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 और फिर आप देखें कि वो जी। बैंकिंग कैरियर रहा। इस पर तो इंशाल्लाह तफसीली बात होगी, लेकिन इसी हिस्से में मैं एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा कि जैसे आपको कहा कि आपको असाज़ा भी माशाल्लाह अच्छे मिल गए थे, गाड़ी भी अच्छी मिल गई थी। मुझे याद पड़ता है आपका काफ़ी शेर व शायरी कम से कम एन्जॉय करने का भी काफ़ी शौक था। बिल्कुल, बहुत सही मौजू पकड़ा आपने। जी, ये शौक कैसे पैदा हुआ? देखिए, शौक तो बेसिकली तो बात यह है कि मेरे वालिद साहब को था। जी, वो कुछ शेर कहते भी थे, लेकिन ज़्यादा वो उनकी ये बात थी कि बात करनी है ना उन्होंने, जी, तो लंबी तकरीर की बजाय एक शेर ज़रूर सुनाना है, उस भी मौजू पे। सही है। तो ये मैंने एक सोचा जी, कि यार, पढ़ा भी कि मैंने कहा यार कुरान भी पोएटिक लैंग्वेज में है। जी, बल्कि नबी पाक जब कुरान पढ़ा करते थे तो लोग कहते थे ये शायरी कर रहा है। हुँ। तो अल्लाह ताला ने कुरान को पोएटिक लैंग्वेज में जी, हाँ, उतारा। बिल्कुल, हाँ। क्यों उतारा? कि मैंने दिल पे देखा असर करती है। दिल पे भी असर करती है, बिल्कुल सही कहा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि शायरी में शेर जिस तरतीब से अल्फाज है ना, हुँ, 100 साल बाद 200 साल बाद भी आप उसको उसी तरतीब से पढ़ेंगे, नहीं जी, तो नहीं पढ़ पाएंगे, अटक जाएंगे। गालिब ने 1850 में, आज जब अंदाजा लगाइए कि 1900 और 2000 और कहाँ पौने 200 साल हो गए, हुँ। लेकिन गालिब ने जिस तरतीब से कि रेख्ता के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। हाँ। तो मीर गालिब से भी कोई तकरीबन 80-90 साल पुरानी बात थी। सही तो है। वो उसी तरतीब से आप देखें सारे अशारा, कुरान की भी ये सिफ़त जो है ना, जी, कि जब वो जिस तरतीब से है, मैं हुफ़ाज़ से पूछता हूँ कि यार आप तो अरबी समझते भी, कहते हैं जी कोई हमें समझ ही नहीं आती, हम इसको अगर कहीं पढ़ें शायरी की तरह हम पढ़ते चले जाते हैं, कहीं गलत पढ़ें तो हमें नहीं पता क्या गलत पढ़ा, लेकिन हम अटक जाते हैं, हम फिर सही। पढ़ेंगे फिर पढ़े, जब तक सही ना पढ़ लें हम आगे नहीं जा सकते। तो ये पोएटिक अंदाज है। चलिए इसको भी यहीं रोकते हैं, फिर अगले बात की बात तीसरे हिस्से में भी होंगी। जी, ज़ैनब साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह तो हिफ़्ज़। अब ज़रा तीसरा हिस्सा शुरू करते हैं आपके अपने प्रैक्टिकल लाइफ़ के बारे में। तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप तो आप लेने में कामयाब हो गए और आपने एमबीए भी कर लिया माशाल्लाह। और मैंने सुना है कि लोग तो चाहते हैं कि जब करें तो बाहर ही सेटल हो जाएँ, बाहर ही कोई बहुत बड़ा इदारा देख लें। आपने शायद चुना भी आईडीबीपी को वहाँ से? जी, मैं बाहर से चुना था, आईडीबीपी को चुना था, बिल्कुल। तो फ़ायदा क्या हुआ इतना सब काम करने का? वो तो आप यूँ मेरे से कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ ना, आईडीबीपी को मैंने इस तरह चुना कि मैं अमेरिका में था, तो मैं क्योंकि इंडस्ट्री को छोड़कर इंडस्ट्रियल फाइनेंस में आना चाह रहा था एमबीए के बाद, तो मैंने उस ज़माने में एमडी थे नसीम अहमद, जो आईडीबीपी के, अमेरिका से मैंने उनको ख़त लिखा। वो ज़माने बड़े फ़र्क थे, वो मतलब हमारे यहाँ तो आजकल एमडी फेंक देगा। उन्होंने मुझे जवाबी ख़त लिखा कि आप जब पाकिस्तान आओ तो हुँ, कम हुँ, फॉर एन इंटरव्यू। तो मुझे उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया। हुँ। मैं कराची आया, आई वेंट टू लन, जाना मुझे लाहौर था, मैं कराची रुका और इंटरव्यू दिया उनको, नसीम अहमद साहब को। उन्होंने मुझे आईडीपीपी में जॉब ऑफ़र की। और उस ज़माने में जो फ्रेश लोग आते थे आईडीपी में, वो कहलाते थे OG3, ऑफिसर ग्रेड 3। मुझे बिकॉज़ ऑफ माय एजुकेशन और ऑनर दिया उन्होंने OG2, जिसमें कुछ लोग पुराने ज़माने के जो थे आईडीपी में नाराज़ भी हुए, जेलस भी होंगे हम तो। जेलस भी हुए। इतना अरसा हो गया अभी तक हम ओजी हम 2 नहीं हुए। OG3 नहीं हुए, तो मुझे फिर उन्होंने ज़िम्मेदारी दी स्पेशल स्टडीज़ कि आप जो सिक इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करो। तो वो जो अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत काम किया। तो वहाँ से आईडीबीपी में मेरा जो पहला नॉन टेक्निकल मैनेजेरियल एक्सपीरियंस हुआ, हुँ, वहाँ से अल्लाह मियाँ देखें करता है ना, हम लोग खुद कोई नहीं चीज़, अल्लाह से मांगते रहो, अल्लाह मियाँ फिर, मैं लोगों से कहता हूँ कि अल्लाह को से मंजिल मांगो, अल्लाह को रास्ते मत बताओ। आहा! क्या बात! क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! रास्ता अल्लाह निकालेगा। हाँ, अल्लाह मुझे वहाँ जाना है, बस बस उसके बाद चल पड़ो, तो रास्ते अल्लाह दिखाएगा। जी, अल्लाह से मंजिल मांगो, जी, रास्ते मत बताओ। तो मेरे जो अल्लाह का ये शुक्र है कि जब ये हुआ, तो अल्लाह इज़ वेरी काइंड के आईडीबीपी में मुझे, सॉरी पाक लीबिया के
एमडी के तौर पे मोइन अफजल ने कहा कि आपने जाके दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक करने, भाड़ में गया अदारा, लेकिन इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट बीच हुआ। में एक आपका पीरियड एक और भी आया था गालमन, जब वो ओमान चले गए थे। हाँ, ओमान डेवलपमेंट बैंक, हाँ वो मेरे ख्याल बड़ा इंपॉर्टेंट था वहां पे, काफी जी जी काम बिल्कुल किया है ओमान की इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिल्कुल, अंदर। वो तो थोड़ा बहुत सा वो अच्छा बताइए आपने ना याद करा ओमान दिया। के लिए। तो जब ओमान डेवलपमेंट बैंक में मुझे जो ऑफर आई, जी तो वो मैं था आईडीबीपी में जब था, तो ओमान डेवलपमेंट बैंक में जब ऑफर आई तो उस तरह ये हुआ कि मैं अपने दफ्तर में OG2 था स्पेशल स्टडीज में, बड़े अल्लाह ने काम मुझसे बहुत किया 1.5-2 साल में। तो मुझे किसी ने बताया कि जी ओमान के साहब आए हुए हैं, पीसी होटल में, इंटरकॉन्टिनेंटल का आता था उस ज़माने में, वहाँ ठहरे हुए हैं और वो इंटरव्यू ले रहे हैं, जी जी तो आप भी जाके दें। तो मैंने कहा यार चले जाते हैं वहाँ, उस ज़माने में यंग से जीन शीन पहनी हुई। तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पे वेटिंग रूम में होटल के एक थे नसीम उल अली साहब, जो उस ज़माने में DMD थे पिकिक के। अच्छा आपको याद है पिकिक हाँ बहुत हाँ बड़ा। हाँ बिल्कुल हाँ। तो कहने लगा तुम भी इंटरव्यू देने आए हो? मैंने कहा अच्छा खैर वो ठीक है, वो हमें ऑफिसर्स की भी तो ज़रूरत होगी। अच्छा हाँ मतलब भाई तो जो कल का बच्चा है और मैं हाँ DMD हूँ, तो कहने लगे अच्छा है आप भी आओ, हमें ऑफिसर्स वगैरह की भी ज़रूरत भी होगी। मैं तो DMD हूँ, तो मैं तो शायद इंशाल्लाह इंचार्ज लगूंगा। तो मतलब उसने मुझे एक हाँ बिल्कुल, ओमान डेवलपमेंट बैंक के MD बशीर बिन उस्मान नाम था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और चंद बातें उन्होंने मुझसे पूछी। समहाउ अल्लाह मियाँ का एहसान है कि वो फिर आपसे वो कहलवाता भी है जो है ना, ये कि रास्ते भी वो बनाता है। हाँ वो बड़ी प्यारी बात की आपने, मंजिल मांगो हाँ हाँ रास्ते ना बताओ अल्लाह मियां को। बनाता है। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा इंटरव्यू से इतना वो इम्प्रेस हुआ, उसने फिर ये डिसाइड किया कि जी दोनों नसीम उल अली और जैगम रिजवी को मैं 3 महीने के लिए डेपुटेशन पे बुलाऊंगा अच्छा और इनकी परफॉर्मेंस देखूंगा। सही। तो वो नसीम उल अली बड़ा ये हुआ कि यार ये एम्बेरस हो गए। एम्बेरस हुआ कि सिलेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी उसे था कि मैं तो मैं हूँ। हाँ अच्छा खैर वो जाहिर बात है DMD के तौर पे वो गलत नहीं सोचते थे वो नसीम उल अली साहब। हाँ तो वहाँ वे पहुँचे तो 3 महीने में मुझे उन्होंने उनको दिया एक पोल्ट्री फार्म और जो सिख था, और मुझे दिया एक पेंट इंडस्ट्री सेडुलिन पेंट्स जो सिख थी। मैंने 1 महीने के अंदर अंदर बहुत डिटेल सर्वे करके, क्योंकि मुझे IDPP में सिख इंडस्ट्रीज का थोड़ा तजर्बा हो चुका था, मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई इन 1 मंथ और सेट ऑफ रिकमेंडेशन मेरी रिपोर्ट बोर्ड को पेश की गई। चेयरमैन सेडुलिन पेंट का और ओमान डेवलपमेंट बैंक का वही था फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद मूसा। अब मेरी पहली रिकमेंडेशन ये थी फायर द MD। ये मेरी सेट ऑफ रिकमेंडेशन थी। वो इंटरव्यू हुआ तो IFC के भी जो नामी डायरेक्टर थे उन्होंने देखा, कहने लगे यार, तो मैंने लिखा था कि MD अच्छा बुरा नहीं है, MD डेनमार्क से आया है, वो इतना ठंडा मुल्क है कि MD से मेरी बात हुई है, वो गर्मी की वजह से दफ्तर से निकला ही नहीं है, वहाँ बहुत गर्म है। ही डजंट नो व्हाट द मार्केट इज ऑल अबाउट। सही। वी शुड हैव ए पर्सन हु शुड गो आउट, तो ग्राउंड पे जाके देखें तो उससे। और बाकी फिर मैंने कहा ये करें आपके प्रोडक्ट पर, ये है पूरी डिटेल रिपोर्ट। वो तो IFC का डर है यार, दिस इज अ वंडरफुल पर्सन और ये यार, वो बड़ा इम्प्रेस हुआ। और मुझे वेटिंग रूम में बिठाया हुआ था कि बोर्ड मीटिंग चल रही है और नसीम उल अली को बिठाया हुआ था वेटिंग रूम में। तो मेरे पास वो आया कि जी बशीर बिन उस्मान के जैगम साहब, वी आर हायरिंग यू। तो बड़ा चीज़ आदमी था, व्हाट सैलरी यू एक्सपेक्ट। तो मैंने उस ज़माने में सुना हुआ था 300 रियाल अगर मिल जाए फ्रेश को तो बहुत महंगा, 300 रियाल में भी। कहता ओके। वापस गया, वहाँ जाके कहा कि वेल दिस बॉय इज बिट एक्सपेंसिव, ही इज आस्किंग 750 रियाल। अच्छा तो उन्होंने कहा कि वेल वी वांट टू हायर हिम, ये वो, तो वो गो एंड टॉक टू हिम इफ ही कैन एग्री ऑन 600। थोड़ी तो लैटरी खुल गई। बशीर उस्मान को तो पता था वो 300 मांग के आया है, ये ना अजीम लोग थे ना। तो मेरे पास आया कि मिस्टर इज वेरी डिफिकल्ट, व्हाट यू आर आस्किंग इज 300 इज वेरी डिफिकल्ट। चुप। उनका हाउ मच? 600। मुस्कुराया यार, मुझे क्या हाउ अबाउट 600। मैं तो समझ नहीं आई ये कर क्या रहा है, मजाक कर रहा है मेरे साथ। पर जनाब ऐसे ही मुझे पता था मुझसे क्या पूछना है, वो तो मुझे पता था कि वो तो 750 मैंने कहा है और वो तो 300 का। वहाँ गया, मेरे अपॉइंटमेंट हो गई।
माशाल्लाह। तो वो ओमान डेवलपमेंट बैंक में पर अल्लाह का शुक्र है 186 इंडस्ट्रीज ओमान एक की। या दो लोग अपॉइंट हुए वहाँ पे? नहीं, उसको नहीं किया फिर, उसको नहीं लिया, उसको नहीं लिया, वापस उसको पाकिस्तान। उसको पाकिस्तान भेज दिया, एक मुझे रखा बस। अच्छा, क्योंकि उसका 3 महीने का था। वो हुआ ये उस हाँ, बेचारे से कि वो जो पोल्ट्री पे गए। सलाला पोल्ट्री निजवा पोल्ट्री फार्म था, हाँ, उसकी वो रिपोर्ट को फाइनलाइज ही नहीं कर सका हाँ, कि भी इसमें प्रॉब्लम क्या है करना। देखिए अगला बंदा कहता है यार सारी बातें थे, नाउ टेल मी व्हाट टू डू। इससे मुझे एक चीज समझ आती है कि आदमी जितना मर्जी टॉप पे पहुंच जाए, लेकिन उसको पूरे काम पे गिरफ्त होनी चाहिए। इंतजार न करे कि दूसरा बना के स्प्रेडशीट ला दे और मिस कर दे। एब्सोल्युटली राइट। और दूसरी ये है आप कि काम तभी ले आप सकते हैं जब आपको काम कहीं आता भी होगा। जाए ना, वो 10 कहानियां सुनाए, हम्म, अगला बंदा कहे ओके देन टेल मी व्हाट टू डू। जी अब बिल्कुल। डॉक्टर जो है वो जाके 3 घंटे कहानी बनाए, उसके पेट में यहाँ दर्द है, यहाँ से यूं हो रहा है, वो हो रहा है। आप क्या कहेंगे जी? सो करें क्या, क्या दें? हमें बॉटम लाइन समझनी है ना। जी जी। तो हमारे यहाँ लोग वो टेक्निकलिटीज में बात रहते हैं, वो तो वो रगड़ा आपको आईडीबी में लग चुका था कि भी किस तरीके से लेके चलते हैं। हाँ, तो वो अल्लाह का शुक्र ये हुआ। तो वहाँ कितनी अपने इंडस्ट्रीज को काम किया बैंक ऑफ ओमान ने? ओमान में तो मैंने 186 इंडस्ट्रीज ओमान की जो है ना, उनकी फिजिबिलिटी से लेके उनके सारा ऑपरेशन मुझे एजाज़ है। तो मुझे ओमानी उस ज़माने के, अब तो बहुत अरसा हो गया, उस ज़माने मेरी बेइंतहा इज्जत करते थे। उसकी वजह ये थी कि एक तो मैं नखरा नहीं करता था, मतलब बल्कि कई दफ़ा ऐसे होता था 186 में कि इंडस्ट्री का आइडिया लेके फिजिबिलिटी बना के मैं किसी शेख के पास जाता था कि जी ये इंडस्ट्री है, ये चीज़ है, ओमान डेवलपमेंट बैंक पैसा भी देगा, आप लगा लो। तो वो खीर पका के, क्योंकि ओमान में लोगों को ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था, हाँ, इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था। सही है। तो वो कहते थे कि पैसा भी दे रहे हो, यू थिंक। सारे ओमान में मेरी ये शोहरत हो गई कि यार ये बंदा यहाँ क्या बना, मुखलिस है, जो है मांगता भी कुछ नहीं है, कर्जा भी ला के दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो फिर वो इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई। तो वो फिर मैंने बताया कि 186 इंडस्ट्रीज इन माय काफी बड़ी बेस बना दिया आपने वहाँ पे। हाँ, वो तो 9, बल्कि ओमान की 2 इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी मेरे दौर में ही बनी है, जो सेल इंडस्ट्रियल स्टेट और सलाला इंडस्ट्रियल स्टेट। इंडस्ट्रियल स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन वो लोग अच्छे थे ओमान के, जो इसलिए वो लोग थे जो खुद कहते थे कि ज़ैम साहब वी आर द पीपल जिनकी लाइफ ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम ए डोंकी टू ए शेवरलेट। हमने यहाँ पे गधों पे और ऊँटों पे रहे, आपने हमें इंडस्ट्री और ये वो डाला है और आज हम गाड़ियों में फिर रहे हैं। उसके बाद आप वहाँ से गालमन सेफिको आए इस्लामाबाद में। जी जी बिल्कुल, वो मैंने बताया ना, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्दीक़ वाखरिजनी। तो मैं ओमान के उस जमाने में ये जरा मेरे ख्याल है हमारे काफी ऐसे लोग हैं साथी जो रिटायरमेंट के बाद भी कोशिश ही होती है कि जब तक कोई धक्का देके ना निकाले वो चिमटे रहते हैं। तो ये आयत और तर्जुमा सुना दिए ताकि दूसरों को मालूम हो जाए। देखिए ऐसे था कि जब मैं मस्कत में था तो मेरी बेइंतहा इज्जत थी जी। तो मैंने कहा मैंने जाना है सऊदी पाक में, मुझे जॉब ऑफर हो रही थी, तो मैंने कहा मुझे जाना है। तो वो मेरे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझे बुलाया, ज़ैगम वी लाइक यू टू कंटिन्यू। तो बहुत खुश थे मेरे। बस मैं वापस आया, मैंने कहा यार देखो आज ये इज्जत से रोक रहे हैं जी बिल्कुल। ओमान में तुम आए तो बाहर से ही हो, तो तुम्हें जाना तो है जी। तो मेरे ज़हन में अल्लाह की ये आयत सामने आई कि रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्दीक़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्दीक़, कि अल्लाह ताला मुझे इज्जत से दाखिल करना और इज्जत से खारिज भी करना। हमारी प्रॉब्लम यह है, हम ये गौर नहीं करते कि जब हम किसी अदारे के आधा ओहरे पर जा रहे होते हैं ना, तो बड़ी रिसेप्शन पार्टियां होती हैं। जी जी। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इज्जत से खारिज होते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं जब यहाँ पे कराची में HBFC का MD था, तो मेरी 3 साल की टर्म ख़त्म हो गई। शौकत अजीज़ के पास मेरी फ़ाइल थी कि अनदर 3 इयर्स टर्म के लिए, लेकिन वो जो भी मसरूफियात थी जो भी था हुई नहीं, लास्ट डेट मेरा आ गया। तो मैंने मिनिस्ट्री फ़ोन किया कि जी मुझे अभी तक आए, कहने ज़ैम साहब फाइल गई है, वो प्राइम मिनिस्टर बिजी हैं। मैंने कहा ठीक है, एक्सटेंशन तो नहीं हुई ना मेरी, तो मुझे बताएं 12 बजने वाले, मैं चार्ज किसको दूँ? उन्होंने कहा ज़ैम साहब कैसे आपकी तो फाइल, मैंने कहा नहीं आप मुझे, लेकिन हम आपको लिख के तो कुछ नहीं दे सकते, वो आई नहीं है। मैंने नंबर 2 को चार्ज दिया और बिलीव में 12 बजे मैंने दफ्तर छोड़ दिया, बजाय कि मुझे वो कहते इज्जत से छोड़े ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह,
तो ये असल में जो है ना, दाखिल तो इज्जत से ही होते हैं। पाकिस्तान में हम लोग ये नहीं देखते कि खारिज भी इज्जत से होना जरूरी सही है। बात है। अच्छा, लेकिन वहां से मैं देख रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी पोजीशन थी वहाँ, इतनी इंडस्ट्रीज लगाई आपने। पाकिस्तान में अपने नंबर 2 की पोजीशन के लिए एस्पायर किया, कहीं नंबर 1 की पोजीशन एस्पायर नहीं किया? सऊदी पाक तो रशीद जाहिर साहब जितने देखिए तगड़े देखिए एमडी थे, बात ये थी ना कि मेरी उस जल वक्त में जो जो थे क्या शोहरत थी वो ओमान में तो थी, पाकिस्तान में नहीं थी? पाकिस्तान में नहीं थी। तो सऊदी पाक, और मैं आना चाह रहा था, तो सऊदी पाक में SCVP के जी जी, तौर पे मुझे जॉब मिली। मैं उस बुनियादी तौर पर नंबर 2 पोजीशन थी वो। हाँ नंबर 2 जी। लेकिन वहाँ से मैं बता रहा हूँ कि 7-8 साल 9 साल मैंने ये काम किया, और जिससे मेरे सेक्रेटरी फाइनेंस मोइन अफजल मेरे देख। और मैं आपको ये अगर इजाज़त दें तो बताऊं कि मेरी पाक लीबिया की अपॉइंटमेंट जो है ये भी मौजज़ा है। कैसे, ये बताइए जरा। हाँ, ये है कि ऐसे है कि उस ज़माने में पाक लीबिया इज जॉइंट वेंचर बिटवीन लीबिया एंड जी पाकिस्तान। जी जी। तो DMD लिबियन होता था और MD पाकिस्तान होता था। उसी बिल्डिंग में मेरा भी दफ्तर, बड़ी धय पटास होती थी। हाँ, बिल्कुल यार। तो DMD जो है ना, MD उसको बिल्कुल खास नहीं क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये है कि पाक लीबिया बाकी ज्वाइंट वेंचर्स के अंदर वाहिद था कि जिसमें फॉरेन पार्टनर्स को एग्जीक्यूटिव रोल दिया हुआ था उन्होंने। ये बिल्कुल, यू आर 200% राइट। जी जी, बाकी जगहों पर कोई कुवैती ऐसा वगैरह ओमानी नहीं चेयरमैन हो बैठता जाओगे, था, ये हो जाएगा, लेकिन फंक्शनल लेवल पे लिबियंस ने DMD को, हाँ, वो बाकायदा साइनिंग तो अथॉरिटी से वो बैठाया होता होता ये था कि वो जमाने के जो MD थे वो लिबियन को घास नहीं डालते थे, खुद ही लोन अप्रूव कर रहे हैं, खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं, उसे घास ही नहीं डाल रहे, तो वो फिर गालियां देता था। तो वही बात, वो अरबी में गालियां दे रहा है, ये इंग्लिश में उर्दू में उसको जवाब दे रहे हैं यार, ये माहौल था। तो बहुत लीबिया पाकिस्तान के ताल्लुक इस हद तक ख़राब हुए कि लिबियंस ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को शिकायती ख़त लिखा था कि भाई फॉरेन ऑफिस के थ्रू। मोइन अफजल ने मुझे कहा कि ज़ाहिम साहब, बाहर में के अदारा, आपने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बचाना है। बचाएं। तो अच्छा, आप क्या आने से पहले गालिब बम ब्लास्ट भी हुआ था पाक लीबिया के अंदर? ये मुझे याद नहीं हुआ हाँ, हम लोग शेख सुल्तान ट्रस्ट बिल्डिंग में थे, पहले हुआ, तो फर्स्ट फ्लोर पे। मेरे दौर में नहीं था, आपसे उससे नहीं, पहले आपके आने था। बहुत पहले हुआ था वो। तो वो मुझे जो है जब उन्होंने ये कहा, अब आपने मैं की बताना चाह रहा हूँ कि क्या किया मैंने। मैं MD बन के गया, जारी रखूँ मैं? थोड़ा सा MD बन के जब गया तो मैं सीधा DMD के कमरे में चला गया। मैंने कहा ब्रदर जंतूती, पाक लीबिया इज ए जॉइंट वेंचर, 50 हमारा है 50 और 50 आपका है। बिल्कुल सही है। आई हैव नो राइट टू गिव 100। I can approve 50, but we have to give 100 to the client. So unless and until you approve the remaining 50, no money will go out of Pak Libya from today onward. वाह, आपने हवा ही निकाल दी ना सारी। मैं निकली, बड़ा खुश हुआ। नहीं, ये तो बड़ा, मैं ये क्या करता था कि मुझे अल्लाह ने समझ दी थी, कोई भी केस आता था तो मैं स्टाफ से कहता था मेरे पास लाओ, मैं उसे पढ़ूंगा। अब मैं फिर प्लेन पेपर पे पॉइंट्स बनाता था, पॉजिटिव नेगेटिव, कि इस केस के ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, प्लेन पेपर पे। और फाइल को मैं लेकर अपने हाथ से लिखे हुए प्रोज एंड कॉन्स को लेकर DMD के कमरे में जाता था, और मैं कहता था ब्रदर जंतूती, ये प्रोजेक्ट आया है, ये इसके मेरे बारे में राय है, लेकिन सादा कागज पे है। अब आप ये फाइल देख लो, आप जिन पॉइंट्स को भी एग्री करो वो फाइल पे लिखो, और मैं आपको 200% एश्योर करता हूँ जो आप लिखोगे वो ही मैं एग्री करूंगा। सही। तो वो माहौल ही जो खत्म हुआ। बाद में तो लिबियन इतने खुश थे कि जी, लिबिया से आए जो उनका डेलीगेशन, वो कहने लगे वी आर वेरी हैप्पी विद आवर DMD। अच्छा, you know, we have seen all the files, whatever he writes MD agrees। मेरा क्या था भाई, उसकी इज्जत अगर लिबिया में बने तो मेरा क्या जाता है। तो ये गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प हो रही है, हुई है अभी, बल्कि मैं कहूंगा मेरे हिसाब से ये जब तक इतनी किस्से गई थी, अब मजा आएगा इसके बाद से। इंशाल्लाह। तो बाकी कुछ थोड़ा सा अगली किस्म आपके पाक लीबिया का थोड़ा सा सफर और फिर पाक कुवैत। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर साहब, चौथी किस्म में आ गए हैं। अभी तो अभी पार्टी शुरू नहीं हुई है। जहाँ मैं आपको लेके आना चाह रहा था, ये बाकी 3 किस्सें तमहीद की थी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम पाक लीबिया के भी आगे जिक्र आ जाएगा, शॉर्टकट करते हैं। अब वहां से आते हैं सीधे पाक कुवैत के ऊपर। अब तक कहानी आप सुना रहे थे, थोड़ी सी कहानी मैं भी आपको सुना दूं कि उस जमाने में पाक कुवैत के MD की जगह खाली थी और नाम चलते रहते थे, क्या था क्या नहीं था। इरफान साहब का जो झुकाव था एक खास तरफ, वही मेरे लिए था। तो एक बार मैं बैठा हुआ था, शुमारी साहब थे हमारे, उनके पास बैठा हुआ था। इरफान साहब आए और बड़े एक्साइटेड आए। अच्छा, मैंने देखा तो उन्होंने नाम नहीं लिया।
और उन्होंने शुमाली साहब को हमारी बात दी कि जी मेरी बात हो गई है, वो आ रहे हैं हमारे दोस्त। तो शुमाली साहब बड़े खुश हुए और मेरी वजह से उन्हें भी नाम मिल गया और इशारों इशारों सारी बातें चल रही हैं। फिर शुमाली साहब ने एक बात की बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसने मेरे कान खड़े हुए कि किसकी बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो, यू हैव सीन ए फ्रेंड, नाउ यू विल सी योर बॉस। क्या शुमाली कह रहे हैं? उस वक्त उन्होंने शुमाली साहब ने इरफान साहब से कहा कि खुश तो बहुत हो रहे हो, अभी तक तुमने अपने एक दोस्त को देखा था, अब तुम अपने एक बॉस को बड़ी देखोगे। फिलोसफिकल बात। अच्छा, इरफान साहब ने फिर कहा कि नहीं, जो आदमी की नेचर होती है वो कभी भी तब्दील नहीं होती है, जो कोई भी पोजीशन में होगा, जो उसकी खसलत होगी उसमें जाएगा, जो नेचर होगी उसमें रहेगा, इससे चेंज होते हैं। शुमाली साहब का जुमला मुझे सारी उम्र नहीं भूलता, और जिससे मुझे इंकशाफ हुआ कि किसकी बातें हो रही हैं। कहेंगे देखो, नेचर कभी चेंज नहीं होती है, बट अ लॉयन इन द केज इज डिफरेंट फ्रॉम अ लॉयन इन द जंगल। और ये मुझे मालूम था कि लॉयन अरबी में जैगम को कहते हैं। हाँ, लेकिन उस वक्त मैं समझता हूँ कि इरफान साहब का असेसमेंट सही था, और शुमाली साहब मरहूम अल्लाह मफ़रत करे, वो थोड़ा सा कॉशस हो रहे थे, क्योंकि मेरा भी तजर्बा फिर उसमें, जो पहला जो आदमी मायूस हुआ था थोड़ा सा, वो मैं था वहाँ बैठा हुआ, ये सुन के क्या पा रहे हैं। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग वजह ये, जब मैं सऊदी पाक इस्लामाबाद जाता था, तो आप कहने को सिर्फी थे, नंबर 2 थे, और आप हमेशा बड़ी मोहब्बत से जफ्फीदार जो मुझसे मिलते थे और बाजूस पकड़े ले आते, खाना वाना खिलाते थे। मैंने कहा यार, एक ही बंदे को तो मैं जानता था, अब जफ्फी कौन डालेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है कि जो मेरा और जो इरफान साहब को तजर्बा रहा कि आपके नेचर में कोई फ़र्क नहीं आया, और जो हम्बलनेस मैंने आपकी देखी थी और जिन लोगों से मैंने हम्बलनेस सीखी, उसमें आप भी हैं। और वरना एक नंबर 2 जो दूसरे शहर से आने वाले एक वाइस प्रेसिडेंट को जफ्फियाँ मारे और प्यार से ले आया खाना खिलाने के लिए, तो ज़ाहिर है कि वक़्त के साथ थोड़ी बहुत चीज़ आती है, लेकिन वो मैंने तब्दीली देखी। इस तरीके से आप पाक कुवैत पहुँचे थे ये। देखिए, ये जो है ना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं ये सोचता हूँ कई दफ़ा कि अल्लाह ताला ने जब कुछ करना होता है ना, असबाब पैदा करता है। असबाब हम नहीं मुसब्बिबुल पैदा, असबाब। मुसब्बिबुल असबाब। मैं जो सोचता हूँ आज बैठ के पलट के, अल्लाह ने मीज़ान बैंक बनवाना था। जी, जी, जी। ऑनेस्टली, कि वो जो है ना, मीज़ान बैंक की जो अल्लाह ने तरतीब रखी, तो पाक कुवैत में मैं आया, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी पाक कुवैत की बहुत बड़ी, वो सब कुछ अपनी जगह। इरफान KIA से इधर फुल आ गए थे। वर्किंग इरफान बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उसे आप कोई भी इफ एंड बट्स उल्टे सीधे कह ही नहीं सकते। तो इरफान जो थे, उनके साथ मेरी हुई, आए एक दफ़ा रमज़ान में आए। रमज़ान के बाद वो उस ज़माने में रमज़ान में एतकाफ़ करते थे, वो मौलवियों वाला एतकाफ़ नहीं, वो घर में बैठ के बिल्कुल। तो मुझे रमज़ान के बाद आए, कहने जैम भाई, मैंने इस्लामी बैंक का आइडिया बनाया, 100 मिलियन का कैपिटल है, तो आपकी क्या राय है? मैंने कहा इरफान भाई बिस्मिल्लाह करें। 1 महीने तक 100 मिलियन सब्सक्राइब नहीं हुआ, जबकि उसका 30 मिलियन पाक कुवैत ने कमिट किया हुआ था और मार्केट में जम कर ख़त्म हो गई बात। अगले महीने इरफान भाई आए, इसी तरह एतकाफ़ के बाद, रमज़ान के बाद। इसलिए मैं कहता हूँ, मीज़ान बैंक जैसे नुज़ूल कुरान रमज़ान में है, मीज़ान बैंक का भी नुज़ूल रमज़ान में हुआ। ये मेरी ईमान की हद तक सोच है। कहने लगे आए, तो कहने लगे जैम भाई, अब मैंने आइडिया थोड़ा चेंज किया है, तो 1 बिलियन के कैपिटल पे 301 या 1 मिलियन। मुझे, मैंने कहा इरफान भाई 100 तो हुआ नहीं था, तो अब 1 बिलियन के कैसा होगा आइडिया चेंज? बाल बिस्मिल्लाह आप करें। विद इन 1 वीक हमने 30% दिया, पाक कुवैत ने 1 वीक 100% सब्सक्राइब। सऊदी पाक ने भी लिया उसमें। हाँ, 100% नहीं सब्सक्राइब हुआ, विद इन 1 मंथ 100 मिलियन और 1 बिलियन सब्सक्राइब। तो पाक कुवैत, हर चीज का अपना एक वक्त होता है। पाक कुवैत के ऊपर एहसान है तो मीज़ान बैंक का। सही, ऑनेस्टली आप देखें कि जो पाक कुवैत को सिर्फ डिविडेंड मीज़ान बैंक से 30% इज नॉट अ स्मॉल फिगर ऑफ मीज़ान बैंक। वो तो इसलिए कि हम ओन करते थे। तो ये तो मैंने देखा कि 30% मीज़ान बैंक पे आज जो सिर्फ डिविडेंड आ रहा है, मैंने एक दफ़ा वर्किंग की थी, बाकी 6 DFIs का सारा प्रॉफिट इकट्ठा कर लो, तो पाक कुवैत का मीज़ान का डिविडेंड प्रॉफिट इज मोर।
एक नीयत का भी है तो मसला। अल्लाह मियाँ ने, ये इरफान भाई की, मतलब इसमें तो मुझे कोई वहम ही नहीं है कि फिर वो कैसे करते करते ये चलते हुए, देखिए कमी बेशी तो कुछ ना कुछ होती होगी, लेकिन जी। इरफान भाई का ये जो मीज़ान बैंक का जो जज्बा था उसमें, एक आपसे और इंटरेस्टिंग किस्सा मैं शेयर करूं। वो सब काम हो गया, फाइलें वाइलें बन गई, इरफान साहब के साथ में लगा हुआ था, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, कोई ने कोई कंसल्टेंट नहीं ये नहीं था। और फाइनली वो स्टेट बैंक में लेके गए हम, मीज़ान बैंक की दरख्वास्त जो मुझे दी गई थी, बड़े बड़े बॉक्स फाइल बने हुए, हर चीज़ तैयार नुक्स से पूरी है। तो जो डीलिंग अफसर था उससे मैंने बताया कि जी मैं लेके आ गया हूँ फाइलें सारी। तो उसने मुझे दोनों कोने में इशारा किया कि वहाँ लाके डाल दो, वहाँ फाइलों का ढेर पड़ा हुआ है। क्या मतलब? कहने लगा भाई ये नंबर पे उठाऊंगा मैं, ये अभी वहाँ लाके डाल दो। तो वो था, अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बैंक का था पहला, जो बाद में कमर्शियल बैंक में आ हाँ, गया हमने पहले ये। पहले इन्वेस्टमेंट लिया। और वो डाल दिया। मैंने कहा अच्छा ये तो बता दें, मैं बॉस को जाके बताना अदनान कब तक नंबर आएगा। तो उसने बताया कि देखो अभी 32 एप्लीकेशनें पहले की पड़ी हुई हैं, जब वो खत्म होंगी उसके बाद इसका 33वां नंबर आ जाएगा। ऐसी कोई फिगर दी उसे, फैंटास्टिक सी। मतलब दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि उससे अगली बात ये कि हमने डिसाइड कर लिया असूली तौर पे कि हम कोई एक एप्लीकेशन भी अप्रूव नहीं करेंगे। मैंने कहा लो भैंस गई पानी में। वो फाइलें वहाँ कोने पड़ी रही। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि बीबी जा रही थी बहरीन, और जब वो बहरीन जा रही थी तो उन्हें ब्रीफिंग के लिए कहा सबसे कि भाई क्या मसला है, कैसे कोई चीज़ है। तो वहाँ पे जो थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग, तो उन्होंने ब्रीफ किया कि जी वो बहरीनी थी बहुत नाराज बैठे हुए हैं, और उनसे तो बेहतर आप कोई बात ना करेंगे। क्यों? कहेंगे इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इक्विटी डालना चाह रहे थे ये, और हमने उनको अब तक परमिशन नहीं दी है। तो अच्छा। हाँ, तो बहरीनी तो साथ नाराज बैठे हुए हैं कि भाई हमें पैसे डालना चाह रही है, मुल्क पे कैसा है, पैसे लेने को तैयार नहीं है। तो इसलिए वो बिल्कुल राजी नहीं है। बाल आपको बता दें, बीबी ने उसी वक्त हुक्म दिया कि परसों मेरी फ्लाइट है, इससे पहले इसका परमिशन इशू कर, तो महीने वाले क्या होगा ये। अल्लाह भी अच्छा। ऐसे काम लेते हैं। ये मेरे भुट्टो को इसका जाता है क्रेडिट, ये कि उनका भाई मैं यहाँ से बहरीन जब उड़ूंगी कि मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक का लाइसेंस इशू हो चुका हो पहले ये। होए 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 होए, तो अच्छा ये तो तारीख का हिस्सा जी होना जी चाहिए। बिल्कुल, ये तारीख का हिस्सा है सारा। तो उस तरीके से वो रातों रात अचानक वो उनकी परमिशन आ गई थी, वरना हम लोग तो सब मायूस हो चुके थे कि यहाँ पे जो था। और फिर आप देखें कि अल्लाह ताला ने काम कैसे लिया। अल्लाह ताला ने काम कैसे लिया। इरफान साहब was नंबर 2 इन पाक कुवैत, और नंबर 1 थे पाक अदनान अहमद अली साहब। उनके अकायद आपको अच्छी तरह से मालूम है, पब्लिकली मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वो इरफान साहब के बिल्कुल उलट थे, बिल्कुल उलट थे। और उनसे कोई तवक्को हो ही नहीं सकती थी कि वो इस्लामी बैंक के लिए जाएंगे। लेकिन वो चाह रहे थे भाई इनका ये शौक पूरा कर दो ताकि अपना ढंग से काम करें। तो मुझे याद है अब तक कि जब फाइनली परमिशन आई तो इरफान साहब से अदनान साहब ने कहा, इरफान ये परमिशन आ गई है, आज के बाद से यहाँ पाक कुवैत में इस्लाम का नाम नहीं होगा, जो अपना इस्लाम है मीज़ान में रखना। तो मतलब ये मुझे मालूम है कि वो बाकायदा अपने आप को एथीस्ट कहते थे वो। मैं मुझे मालूम है बात ये। और उससे अल्लाह ताला ने काम दिया कि साहब ये हाँ, अल्लाह पाक कुवैत को करता है। स्पॉन्सर बनवा दिया, और पाक कुवैत ने इतना बड़ा इदारा बनाया कि बकौल के अब पाक कुवैत चल रहा है, उसके डिविडेंड से पर ये। बिल्कुल चल रहा है। और ये था कि हाँ उनको भी बहुत ट्रस्ट था अदनान साहब को देखिए बहुत। ये भी मैं चाहता हूँ, इरफान भाई इस जमाने में किताब लिख रहे थे मीज़ान बैंक के बनने पे, और ये वो हिस्ट्री पता नहीं क्या बना, पूछूंगा। मैंने कहा कि देखिए जब हम प्रोडक्ट्स निकालते थे ना, जस्टिस तकी उस्मानी साहब के पास 2-2 3-3 घंटे जी 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 जी। बैठे रहते थे, और वो सवाल पे सवाल, और ये वो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था। एंड पे वो लिखते थे, साइन करते थे, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, और साइन करते थे। तो मैंने पूछा वल्लाहु आलम बिस्सवाब का तो मतलब है अल्लाह बेहतर जानता है, तो ये साइन क्या कर रहे हैं? ये इस्लाम देते हुए। हाँ, तो मैंने कहा, कहते हैं इसका मतलब ये है मैं अप्रूव कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करना, तू बेहतर जानता है, सही मतलब। बात है, सही बात है। तो वो ये नहीं लिखते थे इत्तफाक और ये वो साइन नहीं। तो ये कई कई घंटे, फिर वही जस्टिस तकी उस्मानी, हम जाते थे तो हम सवाल अभी शुरू नहीं करते थे, वो 10 सवाल, मतलब उनका नॉलेज। मैं बल्कि कई दफ़ा कहता था लोगों से कि हमने तो शरिया नहीं सीखी, जस्टिस तकी उस्मानी ने बैंकिंग सीख ली। बैंकिंग सीख ली है। अच्छा ये बड़ी सी बात है कि मीज़ान बैंक की सक्सेस स्टोरी में ज़ाहिर है कि इरफान साहब का तो नामुमकिन था, और आरिफ इस्लाम साहब, ये दो उसके पिलर थे ये। तो आरिफ साहब यूँ थोड़ा सा कमर्शियल बैंक का था, लेकिन उनका भी अपना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ज़्यादा था, और इनका तो बिल्कुल नहीं था। इन लोगों ने कोई जैसे कहते हैं खंगड़ किस्म के कमर्शियल बैंकर
वो कोई हायर करने की शुरू में कोशिश नहीं की कि जो लेके चलें। और इरफान साहब का फलसफा बड़ा अच्छा था। वो ये था कि बजाय से कि हम कन्वेंशनल वाले को इस्लाम सिखाएं, बेहतर है कि इस्लाम वाले को बैंकिंग सिखा दें। हाँ, यही यही हुआ जी जो तकी उस्मानी साहब के साथ हुआ जी कि उन्होंने हमने शरिया नहीं सीखी, उन्होंने इस्लाम सीख लिया, बैंकिंग जी सीख ली। जी तो ये तो उसमें देखिए एक और भी चीज़ है जो अल्लाह का एक ख़ास निज़ाम है कि मीज़ान इन्वेस्टमेंट था। जी जी बिल्कुल। तो हमें ख़्याल आया कि जी इसको इस्लामिक बैंक कन्वर्ट किया जाए, जी कमर्शियल बैंक। तो इरफान भाई ने ये सारे आइडियाज़ इरफान ही को आ रहे होते थे। तो जब बात की स्टेट बैंक में तो कहा जी अभी तो कोई इस्लामिक बैंकिंग के रूल्स, रेगुलेशन, रेगुलेटरी रिजीम ही नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं है, तो अभी हम कैसे दे सकते हैं इसको कन्वर्ट करने की इजाज़त टू ए कमर्शियल बैंक इस्लाम। ही रिफ्यूज्ड। शौकत अजीज़ फाइनेंस मिनिस्टर थे, मेरे उनसे ताल्लुकात थे थोड़े बहुत। मैंने कहा कि जी इस तरह है, हम अल मीज़ान को इस कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर इशरत थे ये जाने, उनका ये है कि जी रूल्स नहीं है स्टेट में। मैंने कहा जी देखें, कोई स्टेट बैंक ने तो लंबा बनाना ही है, शरिया के तो रूल बन रहे हैं जो जस्टिस तकी उस्मानी बना रहे हैं। उनका जो एक बेसिक मसला है कि वो जो हम CRR होते हैं 1% और 5%, तो स्टेट बैंक प्रॉफिट का उन्होंने दिया ही नहीं है कि हम कैसे रिटर्न दें इस्लामिक। मैंने कहा जी मीज़ान बैंक ये एग्री कर रहा है कि हमारे 5% ही बगैर प्रॉफिट रख लो। सही है, और क्या चाहिए। हाँ, तो वो कहने बस ठीक है। शौकत अजीज़ बड़े स्मार्ट थे, उनको आया कि यार पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग को शुरू करने का क्रेडिट मुझे हाँ जाए। हाँ हाँ उसको ये ज़हन में आई बात। हाँ मुझे कहने जैगम ये तो बड़ा बड़ा एजाज़ है, ये तो मुझे भी है, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ कि क्योंकि उनके अरबों में बड़े ताल्लुकात थे। सही है। तो वो उस दुनिया में कहना चाहते थे कि जी देखो मैंने अल्लाह मियाँ यूँ तो अल्लाह मियाँ को पता ना, लेकिन अल्लाह मियाँ ने शौकत अजीज़ की सपोर्ट, उन्होंने स्टेट बैंक को कहा कि जी इनको 5% ये नॉट फॉर प्रॉफिट वो देंगे नहीं लेंगे। अब वहाँ से शुरू हुआ। एक और चीज़ मैं कहूँ, तो जब शुरू हुआ तो बेस्ट प्रैक्टिकली वो जो कौन सा बैंक था, क्रेडिट एग्रीकोल था क्या? जी पहले क्रेडिट एग्रीकोल था। हाँ मतलब मीज़ान बैंक को एजाज़ है कि 3 फॉरेन बैंक एक्वायर किए इसने। हाँ, तो वो जब ले रहे थे तो हम परमिशन की इस्लाम था, तो हमें ये हुआ कि यार वो कैसे आगे बढ़ाएंगे चीज़ को, क्या होगा, लेकिन मिल गया। अब मैं ये देखता हूँ कि जब वो मिला है तो हाजी बशीर, सितारा केमिकल और ये वो सारे उन्होंने कहा यार साड़ा इस्लामिक हो जाएगा। अल्लाह मियाँ ने फिर वो लोग डाले जिन्होंने हमें मीज़ान बैंक को सपोर्ट देनी शुरू की। और शुरू में एक और चीज़ कि बोर्ड मीटिंग थी तो हमने सेटअप करना था टारगेट ब्रांचेस, क्योंकि जो हमने बैंक जो एक्वायर किया था जिसके नाम से मैं कमर्शियल में रहा था उसकी 1 या 2 ब्रांचें थी। जी हाँ, एक फैसलाबाद में थी। हाँ इस तरह एक कराची में थी क्या। तो वो जब मीटिंग हुई तो मैंने कहा जी कि 100 की बोर्ड अप्रूव करे हम आहिस्ता आहिस्ता। इरफान वाज नॉट इन फेवर। उनकी बात ये थी कि जैक भाई आप इस्लामिक बैंकिंग आजकल कमर्शियल बैंकिंग की ब्रांच 3 साल लेती है प्रॉफिट बनाने में, तो अगर हम 10 भी ब्रांचें खोलेंगे तो तो 30 में प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। लोग ये कहेंगे इस्लामिक बैंकिंग इज नॉट प्रॉफिट बैंक लॉस शेयरिंग बैंकिंग, इट विल बी ए लॉस शेयरिंग बैंकिंग। मैंने कहा इरफान भाई अल्लाह का मालिक है, 100 का टारगेट हम अप्रूव करते हैं, बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे क्या होता है। एकदम से खोलेंगे तो नहीं, परमिशन बोर्ड से हम ले लेते हैं स्टेट बैंक। वो जो थे हमारे क्या नाम थे चेयरमैन बहरीनी, शेख इब्राहिम खलीफा अल खलीफा, उन्होंने कहा, मुझे जुर्गाम कहते थे वो, जुर्गाम इज राइट, विल गेट द परमिशन बोर्ड एंड स्टेट बैंक विल ओपन ग्रेजुअली, तो लेट्स अप्रूव। अब ये हुआ, आपको भी पता होगा कि अल्लाह का निज़ाम है कि मीज़ान बैंक वाज द ओनली बैंक इसकी जो ब्रांच हम खोलते थे पहले साल में प्रॉफिट हुई। इसकी फैसलाबाद की ब्रांच में गया भी था। जाहिर है कि डे 1 प्रॉफिट, मंथ 1 प्रॉफिट, ईयर 1 प्रॉफिट, आज तक कंटिन्यूस प्रॉफिट जो वहाँ की फैसलाबाद की ब्रांच है। तो वो भी एक लंबी स्टोरी है। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा यार मसला क्या हुआ, ये मतलब क्या लोग तो कितना सा, एक तो हमारे इरफान साहब की माशाल्लाह जो मुट्ठी तंग, यहीं से पुराना फर्नीचर वगैरह भिजवा दिया था कि कैसे पैक करवाओगे फिर देखेंगे। और दूसरा ये था कि वहाँ की जो टीम थी, तो उनका जी हमारे यहाँ अगर कोई इत्तेफाक से कोई राइडर भी आता था ना किसी इदारे का, तो हम उसको किसी बड़े मतलब कि CFO की इज्जत देते थे
बिठाना, पानी पिलाना, ये करना, वो करना। वो तो पागल हो गया ना कि ये कौन लोग आ गए, ये बहुत बड़ा फर्क हुआ। कह वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे ये। और उसके बाद में ये हुआ, फैसलाबाद वाले मुझे बता रहे थे कि बाकायदा बसेस भर के आते थे यार, ये अकाउंट खुलवाना है, ये एक नियत कभी होता है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं तो अच्छा, ये बात जो आपने की ना, ये मैंने इरफान से भी कहा था जो किताब लेकर, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जाके देखें, मीज़ान बैंक इज़ द ओनली बैंक जिसकी ब्रांच साफ सुथरी बेहतरीन इसमें होती कोई है, शक नहीं है। और उसमें क्लाइंट्स के लिए बैठने का सोफ़ा वगैरह, एफटीसी में याद है सबसे पहले हमने सोफ़ा वगैरह ये वो, किसी और ब्रांच में ये नहीं, एक रिसेप्शन पे आदमी खड़ा होता है मीज़ान में, और उन्होंने क्लाइंट्स के लिए सोफ़ा वगैरह वहाँ पर रखा हुआ है। आज भी एफटीसी की बजवाएं। एक आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, अगर इरफान साहब सुन रहे हो तो माइंड कर जाएंगे। मैं काफ़ी ट्रेनिंग के लिए कई शहरों में गया हूँ, हर जगह देखा मेरा है। मीज़ान बैंक के अक्सरियत कस्टमर्स की इज विद मीज़ान बैंक, नॉट बिकॉज ऑफ इस्लाम बट बिकॉज ऑफ द सर्विसेज। नहीं, इरफान भाई खुश होंगे। इरफान भाई यकीनन खुश होंगे, क्योंकि देखे ना, ये जो आपने जुमला कहा, ये मैं उस जमाने में लोगों को कहता था और आज भी लोगों से कहता हूँ कि एट द फ्रंट डेस्क इट इज अबाउट बैंकिंग, एट द बैक ऑफिस इट इज अबाउट इस्लाम। फ्रंट पे तो लोग क्लाइंट है ना, वो बैंकिंग देखेगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जी बैक ऑफिस में आप इस्लाम शरिया वो सब करते रहें, फ्रंट पे उनको एक प्रॉपर बैंकिंग। लेकिन अगर सिर्फ इस्लाम होता तो आपके यहाँ जो इस्लामिक इंश्योरेंस का बिल्कुल टोटल कोलैप्स हो गया ना, वो भी तो इस्लाम था। अगर हम इस्लामिक बैंकिंग अगर हम बात करते हैं, फिर बुर्ज बैंक, वो भी तो इस्लाम था ना ये। लेकिन जो चीज था वो ये था कि इरफान साहब को और आरिफुल इस्लाम साहब को, दोनों को जो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि इरफान साहब ने इस्लामी सेक्टर संभाला और आरिफ साहब ने सर्विस क्वालिटी को और टेक्नोलॉजी को संभाला। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने, जो आपने बहुत ही प्यारी बात की कि इरफान भाई बैंकिंग नहीं जानते थे, ही वाज नॉट अ बैंकर जी, और आरिफ इस्लाम ये सारी चीजें नहीं जज्बा रखते थे, ही वाज अ गुड बैंकर। तो जो बैंकिंग साइड को जो कवर करते रहे वो आरिफ इस्लाम करते रहे, और ग्रोथ और दूसरी प्रिंसिप है। एक किस्सा बड़ी लंबी होगी, मैं इसका इख्तिताम करूंगा एक छोटे से किस्से के ऊपर। आरिफ इस्लाम साहब से तो वाकिफ होंगे। इरफान साहब की एक आदत ये रही थी कि वो अक्सर अपनी ब्रांचेस में मिस्ट्री कस्टमर बन के चले जाते थे और लोग उनको पहचानते भी नहीं थे, लोग उनको पहचानते भी नहीं थे ज्यादा। ये तो इस्लामाबाद में एक बार वो डॉक्टर गजाला उनकी बेगम दोनों चले गए इत्तेफाक से, और उन्होंने अलग अलग बैठ के वो समझना शुरू किया कि मीज़ान बैंक क्या है, इस्लामी बैंक क्या है। तो डॉक्टर गजाला ने जिनके पास बैठी थी, ऑफिसर के पास, तो बताया, आप बताएं तो सही कि ये आपका बैंक क्यों इस्लामी है। तो उनका जी हमारा जो है ना शरिया बोर्ड वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे शरिया बोर्ड का हेड है आरिफ इस्लाम साहब। और इस वजह से तो वैसे मैं इसको यहीं पे मीज़ान को भी कंक्लूड करते हैं एक चीज के साथ, ये कि 97 में तकरीबन यही था जो भी पीरियड था इसका, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइसेंस का मिलना एक मुआजिजा था, और उस वक्त ये बेबी बैंक था। कोई मतलब 25-26 बैंकों में सबसे छोटा बैंक ही था ये। बड़े बड़े जायंट के नाम थे, आपको याद होगा क्रिसेंट था और एक पता नहीं कौन कौन से बैंक थे जो कॉर्पोरेट थे। और जब ये कमर्शियल में कन्वर्ट हुआ है, वो इंडस्ट्री सिरे से खत्म हो गई। अब नॉट अ सिंगल इन्वेस्टमेंट बैंक इज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। तो वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह मंजिल मांगो और रास्ता तो अल्लाह खुद बनाएगा। अगर वो कमर्शियल बैंक ना होता, अगर वो इस वक्त इत्तेफाक से अल्लाह की बड़ी नेमत थी कि वो फॉरेन बैंक जो साथ के आती मिल गया था ये, और जिस तरीके से एक्वायर किया गया था ये, तो मीज़ान बैंक तो खत्म हुआ था ना ये, क्योंकि वो सेक्टर ही खत्म हो गया ना, जैसे लीजिंग है, ये है सब। तो मैं ख्याल इसको भी यही रोकते हैं, फिर अगली कसे दोबारा। बिल्कुल ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो अब मैं आपके लाइफ के दूसरे फेज पे आता हूँ, और जिसमें आपकी बड़ी खिदमात हैं, और वो है हाउसिंग की। आपकी खिदमात मुल्क के अंदर भी हैं, मुल्क के बाहर भी हैं। और मैं इत्तेफाक गया गवादर घूमने फिरने, तो वहाँ कोई जमात के दफ्तर में गया था, कोई वहाँ अजीब चीज देखा। वो लोग आपको याद कर रहे थे, गवादर वाले याद कर रहे थे कि जैम साहब थे जिन्होंने यहाँ पे ब्रांच बनवाई थी, और अगर वो यहाँ पे होते तो बहुत चेंज आती सारी है। तो इस तरीके से मेन शरा पे मिजान जी 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 तो आपको लोग याद कर रहे थे सारा। तो मैं चाहूंगा जरा अपने हाउस बिल्डिंग के सफर के बारे में बताइए, और खुसूसन मैं चाहूंगा कि जो नया पाकिस्तान, जो मुझे मालूम है कि वो खासा आपका आइडिया था, ब्रेन चाइल्ड था, और उस सिलसिले में इनिशियली आपकी इमरान खान से काफ़ी मुलाकातें भी उतरी थी, और इमरान खान साहब ने आपको असाइनमेंट भी दिया था ये, और फिर वो क्या हुआ वो
फीते वाले कैसे आ गए, ये सब बातें सुनेंगे। पहले हाउस बिल्डिंग का बताइए मुझे। देखिए जो आपने, मैं एक जुमला गवादर का कहूँ, जब मैं HBFC का MD बना तो मुझे ये शौक हुआ कि यार वो गवादर को जाके देखें तो सही कि वो, हम कह रहे हैं ये बनेगा वो बनेगा, वहाँ पे है क्या। जब मैं गया तो यकीन कीजिए कि वहाँ पर फिशरमैन थे, झुग्गियों में रहते थे, और जो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे वो छोटे से 2-4 कमरे थे, वो आते थे, वो भागने की करते थे। तो वहाँ पे एक अथॉरिटी थी, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जी GDA, हाँ। अहमद बखलैरी उसके जी। इंचार्ज, बहुत ही मुखलिस तरीन, मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ। अल्लाह हयात हैं तो अल्लाह ताला उनको अपने कर्म के अजर दे। बहुत मुखलिस ऑफिसर थे, सादा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा जी ये क्या कहते हैं, यहाँ पे है ना बैठने की जगह ना खड़े होने की जगह, तो लोग आते ही नहीं है। मैंने कहा जी कितना स्टाफ है, उनका जी पता नहीं 200 है, ये कितना है याद नहीं रहा। मैंने कहा जी मैं HBFC में अप्रूव करवाता हूँ GDA की हाउसिंग कॉलोनी, सब लोगों को बेहतरीन जगह हमारे पास थी, इन्हीं के पास थी। इन्होंने, मैंने कहा जी आप सारा काम करें, बनाएं, नक्शे बनाएं, लोन दें, क्लाइंट सारे GDA के एम्प्लॉइज होंगे, HBFC फंड करेगी। यकीन कीजिए हमने फंडिंग दी और वहाँ पे वो हाउसिंग कॉलोनी बनाई, इसमें लोग रहना शुरू हुए। तभी वहाँ के लोग आपकी काफी इज्जत करते हैं, अभी तक करते हैं। वो GDA की जो हाउसिंग कॉलोनी है वो HBFC ने फंड की थी। और लुत्फ की बात है, अहमद बखलैरी ने हर चीज़ ईमानदारी से करवाई, नॉट ए जीरो डिफॉल्ट, 100% रिकवरी हुई है। अच्छा। ओ यस, मतलब है देखो जब काम नियत से किया जाए, अहमद बखलैरी थे वो सारा, उन्होंने देखा कि भाई उनको तो बहुत बड़ा फायदा हो गया ना कि भाई हमें रिहाइश भी मिल गई, ये भी है। तो गवादर भी नहीं पड़ रहे, गवादर में जो है मेरा, यहाँ से फिर वो जाना शुरू हुआ। फिर मैंने कोशिश की थी फिशरमैन के लिए झुग्गियों की बजाय फिशरमैन कॉलोनी बनाऊं मैं, लेकिन ना है तो जुल्म ना कि जो गवादर में उस जमाने में फिशरमैन ही होते थे और वो झुग्गियों में रहते थे, मच्छरों की बस्ती, मच्छरों की बच्चे। आज ग्वादर में जो साइड है, जो समुंदर, जो मेन चीज़ है 40 मीटर डीप, जो बहुत स्पेशल वो पोर्ट है, दुनिया में ऐसा नहीं है कि एक तरफ इमीडिएटली समुंदर 40 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है और दूसरी तरफ समुंदर में 1 मील चलते चले जाएं जी, पानी खत्म नहीं होता, डूबता नहीं। उन चंद जगहों में से एक है जहाँ तुले आफ्ताब भी समुद्र देख सकते हैं और गुरूब आफ्ताब भी समुद्र देख सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा। तो वो फिर चाइनीज ने उस साइल पे बनाया। अब मैं पिछले दिनों गया था, चाइनीज काम करते हैं, यकीन कीजिए हमने चाइनीज को दिया है जो भी है, बेहतरीन पोर्ट और बेहतरीन वहाँ पे अब दफ्तर, और ये वो आज गवादर में वो वाली साइड जो चाइनीज वाली साइड है 40 मीटर की पोर्ट की, बड़ा जबरदस्त है। हर ये तो हमारी अल्लाह की शुक्र हाउसिंग की वजह से थोड़ा सा हम हट जाएंगे अपने गुस्सू से। हाँ, तो अब मैं HBFC में आ जाऊँ। हाँ, मैं जैसे ग्वादर के मैं कह दूँ कि इत्तेफाक से मेरा भी GDA वाला जाना हुआ, उन्होंने प्रेशर वार दी थी किसी उसमें बताया, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि जो समुद्र के साथ की पूरी बेल्ट थी वो अल्टीमेटली प्लानिंग के अंदर सारी की सारी हमारी बर्थें होंगी। तो मैंने उनसे पूछा था कि वो ये मछेरे कहाँ जाएंगे सारे, उनका उसके बाद जवाब नहीं था। और जो उनके जहनों में था कि जब से डेवलपमेंट आएगी, पैसे इनको मिलेंगे तो ये लोग अपना पस्ती उस्ती साइड पे निकल जाएंगे। ये तो जो ग्वादर के साथ प्लानिंग में एक थोड़ी सी ज्यादती ये भी हुई है। ये सचिन भाई ऐसे है कि मुझे भी इसका एहसास था, मैंने काम भी शुरू किया था, लेकिन जब ओहदे से हट जाता है ना आदमी, मैंने ये कहा था कि अभी ये मछेरे पुराने जमानों की लकड़ी की बोट्स पे जाते हैं जी, तो ये नजदीक से ही वापस आ जाते हैं। लेकिन जो भी वो ग्वादर की वो साइड जो थी, जो भी थी, कि प्रॉन्स और लॉबस्टर्स वगैरह बेइंतहा पकड़े जाते थे जी, लेकिन वो मछेरे बेचारे पकड़ के लाते थे। तो फिर कुछ लोगों ने वहाँ पे, हमने पहला कोल्ड स्टोरेज बनवाया वहाँ के जो अहमद बखलैरी के बाद वो जो असल है अब्दुल गफूर कलामती वाला, कलामती फैमिली है जो बाद, उन्होंने कोल्ड स्टोरेज, अब वो बजेरों ने वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में रखा वगैरह हुआ, तो कुछ इकोनॉमी आई। लेकिन वो जो अभी भी मच्छेरों तक उस तरह बनसीब, हर ये तो गवादर का था। अब मछली की मैं बताऊं कि वहाँ की मैंने जैसी मछली मैंने गवादर में खाई एक बार, ये उतनी मैंने कहीं नहीं खाई। यानी मछली के ऊपर एक बहुत मोटी तह चर्बी की थी। मैंने कहा मछली के ऊपर चर्बी, तो कह नहीं, वो समुद्र के अंदर ये पत्थर में जो ट्रैप होती है बाहर निकल नहीं पाती हैं, जो बाहर निकल नहीं पाती हैं तो उनकी मूवमेंट कम होती है। और क्या उसके डिलीशियस था ये, वो ये देखे ना, वो सारे जो प्रॉन्स लॉबस्टर्स पकड़ते थे उस जमाने में भी, और अभी भी जो है कहाँ एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाइना एंड जापान।
एक लेकिन उन गरीबों की कोई नसीब नहीं बना। एक मैं आपसे यहाँ पे खत्म करके हम आगे बढ़ते हैं गवादर के अंदर, ये कि गवादर के साथ वही हुआ है जो कि अमेरिका के साथ हुआ है और जो कि कराची के साथ हुआ है, और वो ये कि जो ओरिजिनल बासी थे, बाशिंदे थे, वो इतना फिर मतलब आटे में नमक की तरह होते चले गए। और मैं जब गवादर काफी घुमा फिरा हूँ, तो चले वो तो खैर अच्छा है। इसका मैं आपको एक जवाब दे दूं। हाँ हाँ। मुझे जब मैं जाता था, जब मैं फिशरमैन कॉलोनी बना रहा था, तो गवादरी मुझे ये कहते थे, कहते जी हमें तो समझ नहीं आता, हम गवादरी हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि गवादर लाहौर में बिक रहा है और कराची में बिक रहा है। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बताऊँ मैं आपको, वो जब मैं गया था ना गवादर, और यहाँ आपकी बातें भी निकली थी हैं, तो वो मुझे बताने लगे कि अक्सर लोग होते हैं यहाँ आ जाते हैं कि जी वो फला सोसाइटी है तो उसमें मेरा प्लॉट है तो उसका ज़रा देखना है। तो कहना मुझसे पूछते हैं कि ये आपने कहाँ देखा था इसके बारे में, तो कहना वो लाहौर में अखबार में और टीवी पे। तो कहना मुझसे कहते हैं आप भी बड़े सीधे साधे लोग हैं, लाहौर में देखा था अब यहाँ ढूंढने चले आए। वही लाहौर जाके ढूंढे ना क्या लेने। नहीं, लेकिन जो मुझे गवादरी ने ये कहा, कहने लगा जी कि हमारी बदनसीबी देखें, लोग आते हैं हमें कहते हैं झुग्गियाँ ये सब खाली करो, क्योंकि ये जगह मैंने खरीद ली है। जी कहता है फिर हम दूसरी जगह झुग्गियाँ शिफ्ट करते हैं, थोड़ी दिनों बाद कोई और कराची से आ जाता है। मैं तो कहता है जी गवादरी हम हैं और हमें यहाँ पे रहने का ठिकाना, ये ज्यादती हमारे ये मुल्क में ज्यादती भी है। लेकिन जो एक फैक्ट ऑफ लाइफ जो मैंने ऑब्जर्व किया काफी लोगों से मिल मिला के, कि एक तो खैर है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के, जैसे ये मछली वो जो किश्ती बनाने की इंडस्ट्री में ज्यादातर वहाँ फैसलाबादी हैं, बड़ी हेल्प, ठीक है ना ये। और जो वहाँ पे मुझे गवादरी मिले, जब मैंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम कि नहीं, वो गवादर के मुल्हिका इलाकों के बलोच थे। गवादर की अपनी पॉपुलेशन तो तकरीबन बहुत ही सीधे साथ, बहुत ही मीठे और बहुत ही ठंडे लोग। वो बाप सही कह रहे हैं, तो उठाया उनका आगे ले गए कहीं और जाके झुग्गी डाल दी। मैं जब था तो मुझे लोगों ने, मेरी बहुत इज्जत करते हैं कलामती फैमिली आज भी, जी जी, मुझे कहते थे ये बहुत पैसे कीमतें बढ़ेंगी आप ले लो। मैंने कहा जिस दिन मैंने ले लिया उस दिन मेरा इंटरेस्ट लोग शामिल कर देंगे। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने मुझे देना गया, मैंने नहीं लिया। आज वो दुख ये है कि जो चाइनीज ने अगर वो यहाँ बनाया होता पोर्ट वाली साइड, वहाँ बहुत जबरदस्त बनाई स्टेट, लेकिन दूसरी तरफ कोई काम नहीं। पर एनीवे, कमिंग बैक टू एचबीएफसी। एचबीएफसी, मैं अगर गलती पर नहीं तो जिस दौर में आपको एचबीएफसी दिया गया था, तो एचबीएफसी वाज ए प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका अपना कल्चर होता है गवर्नमेंट का, ये कि ये मेरे से काम मैंने कर लिया है। और अब इसके बाद क्या है वो कैसे, तो वहाँ के स्टाफ में आपको चीज नजर नहीं आई थी जब? देखिए, जब मैं एचबीएफसी में गया तो बदनसीबी ये थी कि एचबीएफसी गवर्नमेंट अदारा तो था, लेकिन जो एमडी द्वारा जो लोग रहे थे वो भी उसी स्टाइल से वहाँ पे 3 साल गुजार के चले जाते थे। मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं आपके किताब लिख रहा हूँ आजकल जिसमें ये पूरा एक चैप्टर एचबीएफसी का है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई आप क्या कितने प्रोडक्ट्स हैं? जी हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं। मैंने कहा जी वो क्या है? एक हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और एक हाउसिंग परचेज। उसके नाम उन्होंने रखे हुए थे। मैंने कहा ये तो आपका बिजनेस है कि कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करना या परचेज फाइनेंस करना, ये प्रोडक्ट्स थोड़ी हैं। जी ये प्रोडक्ट। मैंने कहा ये प्रोडक्ट्स नहीं, इनके अंदर डिफरेंट लोगों को किस तरीके से सपोर्ट करना आपने, वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैंने 9 प्रोडक्ट्स डेवलप करवाए। मसलन एक आदमी की आज आमदन 100 है तो 25 साल तक 100 नहीं रहेगी। आज उसकी 1/3 30 रुपये बनती है, तो 4 साल बाद उसकी 1/3 जो है वो 60 रुपये बन जाएगी। तो आप ये जो किस्तें बना के उसको 30 के ऊपर लेके रखते हो, उसकी ग्रेजुअली आमदन भी बढ़ेगी और ग्रेजुअली उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो मैंने वो रखा था स्टेप अप पेमेंट प्लान, मतलब कि आप उसकी किस्त को पहले दिन से ना रखो, बढ़ाते चले। इस तरह मैंने 9 प्रोडक्ट्स डेवलप किए थे। बदनसीबी ये है हमारे गवर्नमेंट के कल्चर में होम लोनिंग भी बहुत बड़ी थी। फिर एक और चीज़ मैंने की थी कि एचबीएफसी में जो प्रॉब्लम थी, एक्सपेंशन ऑफ आउटरीच नहीं थी। जी जी बिल्कुल। 50 शहरों में तो थी, लेकिन वही दफ्तरों में बैठे होते थे। मैंने फिर एचपीएफसी ऑन व्हील्स वो मैंने बनाया। वो ब्रांच पूरी फुल्ली फ्लैश ब्रांच थी ऑन 40 फीट कंटेनर। तो उसके अंदर इंटरनेट भी था, वाईफाई भी था, स्कैनर भी था, प्रिंट, वो पूरी ब्रांच मुख्तलिफ जगह जाती थी। तो उससे वहाँ पे मस्जिद में मैं अनाउंसमेंट करवाता था कि जी फलां दिन एचबीएफसी की ब्रांच आएगी। तो मुझे लोगों ने बताया
कि जी बीवियां जो हैं वो अपने शौहरों को कहती हैं जी आपने जुमेरात को कहीं नहीं जाना है, HBFC आ रही है यहाँ पे। घर पे तो हर बीवी चाहती है, औरत चाहती है कि जी अपना घर हो, तो वो अपने शौहरों को पहले वो कहती थी, तो मुझे फर्स्ट वक्त नहीं मिला, कहती नहीं जी इस फलानी जुमेरात को मैं भी जाऊंगी, आप भी जाएंगे। तो उससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक्सपेंशन ऑफ आउटरीच हुआ, फिर मैंने सेल्स रप ऑफिस वगैरह बनाए। तो होता ये है ना कि हमें, जैसे इंग्लिश में हम टर्म यूज करते हैं एक्सपेंशन ऑफ आउटरीच एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपको क्लाइंट तक पहुंचना। हमारी प्रॉब्लम में ये सारी बेवकूफ़ी की बैंकिंग जो हम लोग कर रहे हैं, एक क्लाइंट हमारे पास आए नहीं, यू हैव टू गो एंड रीच द क्लाइंट। फिर जब वो समझ जाएगा तो आपके पास 10 तो आएगा, लेकिन बस आपको क्लाइंट में जाना है कि व्हाट यू कैन डू फॉर हिम। अच्छा, मैं अपने सवाल को दोबारा फिर दोहराऊंगा कि जब आप गए थे तो वहां पे एक खास कल्चर था। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जिस कल्चर के आदी होते हैं, एक कंफर्ट जोन में होते हैं, उससे निकलना बाहर नहीं चाहते। यार ये तो हमें आता है ना, वो नई चीज, और आपने वहां पे जाके नई नई चीजें करवाई थी। तो इनिशियल पीरियड में आपको कोई थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम नहीं, देखे इनिशियल पीरियड में प्रॉब्लम तो आती है कि मैंने जाकर देखा, गवर्नमेंट की किसी भी अदारे में है ये होगा कि आपको चेंज मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, तो वो इमीडिएटली आपको खुशामदियों से कैसे बचना है। तो मैं देखा कि जी वो आते थे, सर 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 ये कमाल हो गया। मैंने रखा कि जी मैं अकेले किसी से मिलूंगा ही नहीं, और मैंने मैनेजमेंट मीटिंग रखता था कि हर डिपार्टमेंट के 2 बंदे, नंबर 1 और नंबर 2 में भी 2 बंदे, ताकि हर वो बंदा जो है अपने आप को नंबर 2 ना समझे, कंपटीशन में रहे। उनसे मैं कहता था कि जी आज, अब तो मैं उस ज़माने में ये जूम नहीं था, लेकिन वीडियो पंजाब, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, इस तरह 4 सूबों के रीजनल जहाँ पे दफ्तर थे वो भी मेरे वीडियो कॉन्फ्रेंस में आते थे। तो लोगों ने मुझे ये बताया कि जी जिंदगी में पहली बार हमने एमडी की शक्ल देखी। एमडी कैसा होता है, हमने हेड ऑफ HR की शक्ल देखी, डांटे बड़ी खाई हैं, लेकिन हमने हेड ऑफ दिस की। ये लोग कहते थे, अगर कहीं जाते भी दौरों पे थे, इनका दौरा लाहौर का होता था। कोई थोड़े से लोग पेशावर भी चले गए, शान शौक आता, एमडी आ रहा है, एमडी नहीं है मतलब हेड ऑफ ये आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, वो उसको शान। तो ये जो है ना, मैंने जब वो कॉन्फ्रेंस शुरू की तो पूरी ब्रांचें वीडियो पे तो आती थी। तो उससे मैं उनसे एक चीज कहता था कि माइनस HR इश्यूज। हाँ, HR यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगे, HR से बात पर्सनल इश्यूज हो गए, सही मानो। हाँ, वो नहीं डिस्कस होंगे, बाकी आप सारे बिजनेस आए। और मैं बंदी टीम ये नोट कर रही है कि कौन अच्छे आइडियाज दे रहा है, कौन हो रहा है। तो उस पर मैंने ये कहा था कि आज के बाद मैं ये ना सुनूं कि जी हमने MD को तो बहुत दफा कहा, या अपने मैनेजर को तो बहुत दफा कहा ये चीज। अब आइडियाज MD आपके सुन रहा है, और यहाँ पे नोट से आपको सिस्टम इंप्रूव करने में मदद मिली थी, बहुत मिली थी, बहुत। देखें, दूसरा जो था मेरे जो थोड़ा सा पॉलिटिकल है, वो जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहां पर HPFC में एक 1 विंडो सर्विस डिपार्टमेंट था मेरे दफ्तर के सामने। और तो मैंने पूछा जी वो क्यों है ये? उन्होंने कहा जी कि वो इसलिए कि हम बेहतरीन सर्विस, एक ही विंडो में आए और वो सारा। मैंने कहा भाई ये 1 विंडो तो पूरी HBFC होनी चाहिए। ये एक यहाँ पे, अच्छा उसमें थोड़ी सी वो सियासत थी, वो VIPs को हैंडल करने के लिए। वो थी कराची की जो मशहूर तरीन सियासी जमात है, उसमें 100% स्टाफ उनका था, है या थी? है? अब थी है। तो वो जो था उनका, इसका मतलब ये था कि 60-70% HBFC की लोनिंग, टोटल कंट्री की लोनिंग मैंने देखा वहां से कंट्रोल हो रही थी। तो मैंने कहा भाई ये तो नहीं होगा, मैंने बंद कर दी जी। मैंने कहा पूरी ये बनेगा, पूरा ब्रांचेस को आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन हाउ टू मेक 1 विंडो सर्विस। जब ये मैंने बंद किया तो मुझे फोन आई होगी काफी। नहीं, फोन आया, हम 90 से बोल रहे हैं, और मेरे साथ ये भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं, बड़ी जो उस जमाने के जो अकाबरीन थे जी, वो सब हैं। और आपसे हमने HPFC डिस्कस करनी है कि आप MD बने हैं, ये कैसे चलेगी। मैंने कहा जी आप 90 तशरीफ ले आइए। मैंने कहा जी मैं HPFC अगर आपने डिस्कस करनी है तो वो HPFC के दफ्तर में होगी। आप चाय पिलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। थोड़ा गुस्सा आया उन्हें कि जी चाय तो होती रहेगी, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें। मैंने कहा नहीं जी, HPFC विल नॉट बी डिस्कस आउटसाइड HPFC। अल्लाह ने हिम्मत दी जो भी था। तो
अगले दिन अच्छा फ़ोन पटा के जी ओके कल 12 बजे। अगले दिन 12 बजे के करीब, मैं तो मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कितने बड़े मैं चैलेंज को खेल चुका हूँ, लेकिन कहाँ भिड़ों के छत्ते में आ डाला है। तो वो लोगों ने को अंदाज़ा किया क्या 12 प्लस बजे के प्लस माइनस पे मेरा जो कॉरिडोर था उसमें नारे और ये और वो आवाज़ें आनी शुरू हुई। मैं थोड़ा टेंस तो बैठा हुआ था, हाँ। लेकिन जब ये नारे और ये वो सुना और टेंस हो गया मैं। फिर मेरे दरवाजे को खोला नहीं गया, ठोकर मार के जी, तोड़ा वो तो गया। इनका खास अंदाज था, पैर से खोलना। पैर से खोला, आ गए। फिर उन्होंने कहा कि जी 10 एक लोग जो थे आप लोग अंदर आ जाएं, बाकी सब लोग बाहर रहें, इंतजार करें अंदर। अगले अहकामात का। तो वो आके उन्होंने ये वो मैंने कहा जी मेरा सरजानी टाउन में 250 मिलियन डूबा हुआ, मुझे वो रिकवर करना है, आप मुझे वो रिकवर करवा दें, मैं 500 मिलियन वहीं पे दूंगा। सही। इसी तरह मुझे और था कि कॉलोनी, मैंने कहा जी HBFC की ज़मीन भी है, वो सारी है, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा, ये नाज़ुवात के नदी का पूरा इलाका है, तो वो सारी ज़मीन पे कब्जा है, वो आप मुझे हर बातें मैंने ये वो तो ऐसे होगा। तो मुझे कहा गया, कहने लगे कि जी उठते वक्त घंटा डेढ़ हो गया कि ज़ैम साहब आपने बातें बहुत की हैं, हमारा बहुत वक्त लिया है, लेकिन अब हम आपसे मिल लेंगे फिर। अच्छा। कुछ ऐसा जुमला कहा। मेरे साथ उस ज़माने में सेक्रेटरी इंटीरियर थे सिंध के ब्रिगेडियर मोहतरम, हाँ। तो वो मेरे साथ गोल्फ खेलते थे। मैंने अगले दिन गोल्फ पे ऐसे ही कहा, मैंने कहा कल ये लोग आए थे और ये है, तो मैं तो मेरिट पे काम करना चाहता हूँ, तो मैंने ये कहा और जाते वक्त उन्होंने मुझे ये धमकी कहा। दिए। खत्म हो गई बात, गोल्फ खेल लिए। अगले दिन सुबह मेरा दूसरा गोल्फर फ्रेंड कहता है यार तूने कल मोहतरम को क्या कह दिया था, वो सेक्रेटरी इंटीरियर थे। मैंने कहा नहीं यार ऐसे HBFC की बात हो रही थी, तो ये मैंने बताया कि मुझे, कहने वो जो जुमला तुम्हें कह के गए थे वो उनके कोड वर्ड्स हैं, जैसे मिल लो, वो कोड वर्ड। दुआ कीजिए उसके लिए। ये दुआ नहीं, ये तो मोहतरम जो है वो सारी रात सोया नहीं। यानी फाइनली जब वो उसने परवेज मुशर्रफ के ऑफिस से लंदन फ़ोन करवाया, अच्छा। हाँ, कि जी ये है मुशर्रफ साहब का ख़ास आदमी है, इस पे ज़रा हाथ हौला हल्का रखें। रखी। हाँ। कहता है मोहतरम जब तक तसल्ली नहीं हुई वो सोया नहीं। या अल्लाह। तो वो कहने लगे, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है जब उनको ये मैसेज किया होगा लंदन से आया होगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो मैं लोगों से कहता हूँ कि जिहाद और शहादत सिर्फ मैदान जंग में नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। अपने अपने मकाम पे आप अगर हक के लिए खड़े हो जाओ, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं उस जंग का गाजी हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा भी हम यही रोकते हैं, किस्त लंबी हो रही है, अब बाकी अगली किस्त में। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? छठी और आखिरी किस्त, और कहानी शुरू भी नहीं हुई और ख़त्म भी हो गई। मेरा ख्याल है कि मुझे आपके साथ दोबारा फिर कभी बैठना पड़ेगा, और मैं ये चाहूँगा कि अपनी किताब भी लिखें, क्योंकि आपने जितने रुख देखे हैं ज़िंदगी के। आज की इस आखिरी किस्त में मैं 3 सवाल आपसे बुनियादी तौर पे करना चाहूँगा। पहला सवाल तो नया पाकिस्तान का, क्या हुआ नए पाकिस्तान का? देखिए बात ये है कि ये हमारी मुल्क की बदनसीबी है। जी। हाउसिंग के ऊपर पहली दफ़ा ज़िक्र किया था जुनेजो साहब ने, जी। और उन्होंने अपने कहीं इलाके में कहीं वो बनाई भी, लेकिन उसके सारे पैरामीटर्स गलत है जो करने वाले थे। ये आपने एक जगह हाउसिंग बनाने की, लेकिन ना एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है कि हाँ, वहाँ हाँ, सड़क हो, हाँ। ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी नहीं था। हुँ, तो वो लोगों ने ले तो लिए लेकिन बसे नहीं। हुँ, उसके बाद भुट्टो साहब का है, वो उनका एक क्रेडिट तो ये जाता है कि उन्होंने हाउसिंग को एज़ अ पॉलिटिकल स्लोगन हुँ। पाकिस्तान में, रोटी कपड़ा और हाँ, मकान। मकान। तो पॉलिटिकल स्लोगन का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि भई आइंदा से जो सियासतदान लीडर बनना चाहेंगे उन्होंने हाउसिंग के वादे भी करने हैं। इससे पहले हाउसिंग वाज़ नॉट अ पॉलिटिकल स्लोगन। हुँ, हुँ। किया बदनसीबी से भुट्टो साहब ने कुछ नहीं। लेकिन उनका ये जो क्रेडिट है ये मैं देता हूँ कि उन्होंने कम से कम हाउसिंग को एहसास दिया। ये एहसास दिलाया। तो उसके बाद से आप देखें जितने भी लीडर आए उन्होंने हाउसिंग के नारे ज़रूर लगाए। हुँ, इमरान खान साहब जो थे, मैं उनको हर पसंद तो करता ही था, लेकिन मैं कुछ थोड़ा आदत है कि लफाजी से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं उनसे राब्ता था कि जी मैं 2 एरियाज़ पे आप चाहता हूँ करना। एक माज़ूरों के लिए, पीटीआई जो आए तो माज़ूरों की पॉलिसी बनाए, और एक हाउसिंग पॉलिसी बनाए। तो इमरान खान साहब से मेरा उस ज़माने में बहुत राब्ता था, तो उन्होंने मुझे कहा गो अहेड एंड डू इट।
तो मैंने एक तो माजूरों के लिए पॉलिसी बनाई, जो पाकिस्तान की फर्स्ट टाइम पॉलिसी बनी कि पर्सनल पॉलिसी फॉर PWDs, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और उसका फॉर्मल अनाउंसमेंट डॉक्टर आरिफ अलवी की सदारत में प्रेस को हमने कराची में किया था। हाउसिंग की जो पॉलिसी बनाई, आरिफ इमरान खान खुद कराची आए और आबाद में हमने वो पॉलिसी अनाउंस की कि हम गुलशन इकबाल के उसमें, जैसे आबाद का जो दफ्तर है, बिल्कुल जी तो मैं भी था उसमें, हाँ हाँ याद है मुझे। बिल्कुल, वो भी हुआ, अल्लाह का शुक्र है वो अनाउंस हो गई। लेकिन जब इमरान खान साहब को देखते थे कि जैगम इस पे काम करता है, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने हाउसिंग पे एक मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उसमें बड़े बड़े अकाबरीन, मैं दो चार नाम भी ले सकता हूँ कि जहांगीर तरीन, शौकत तरीन और भी बड़े लोग थे। तो वो इमरान खान साहब के दाएं बाएं बैठे हुए थे और मुझे कोई जानता ही नहीं था, मैं वो दूर कोने में बैठा हुआ था। इमरान खान साहब ने इशारा किया, हाँ जी हमें करना है, ये करना है, वो करना है, और दूर मेरी तरफ इशारा करके, जैगम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड स्टार्ट वर्किंग। अच्छा, लोग हैरान कि यार बीच में से जैगम कहाँ से आ गया। उन्हें पता था ये सारा जो आज मीटिंग है, जो स्टार्ट वर्किंग, एंड माई डोर्स आर ओपन टू यू फॉर 24/7। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो ये ब्यूरोक्रेसी में आ जाती है। लेकिन मैंने फिर वो पॉलिसी बनाई, PTI पॉलिसी जो थी। जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने मुझे चेयरमैन हाउसिंग टास्क फोर्स बनाया। हमारा इरादा यहाँ तक तो मेरे जहन में था आपका। बिल्कुल। तो मैं जब चेयरमैन बना तो मेरे जहन में ये आया कि जी एज ए हाउसिंग टास्क फोर्स में घर नहीं बनाऊंगा, मैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाऊंगा। बनाने का काम जो है वो या प्राइवेट सेक्टर का होगा या गवर्नमेंट का अथॉरिटीज होगी, जैसे लाहौर में LDA है, कराची में KDA है, अब इस्लामाबाद में नेफ्डा ने, पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट। लेकिन कहाँ बननी है, किस तरह बननी है, उनको गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट कैसे करना है, उसके पैरामीटर्स में कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट करना है, इंसेंटिव कैसे देने, ये मैं करूँ। तो मैंने काम शुरू किया। देखिए जब होता ये है, हमारे बदनसीबी इस मुल्क की जब वो था, मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में लैंड इज़ ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट, फेडरल नहीं है। तो हम मरकज़ में बैठ के फैसिलिटेट, अनेबलर, फैसिलिटेटर का रोल तो कर सकते हैं, बनाने का रोल नहीं कर सकते। तो मैंने फिर सूबों की हाउसिंग टास्क फोर्स बनाई, पंजाब हाउसिंग टास्क फोर्स, KPA हाउस, बलूचिस्तान, सिंध में बनाई। तो लेकिन सिंध गवर्नमेंट क्योंकि उनके साथ सपोर्ट नहीं करती थी इमरान खान साहब के साथ, तो वो उस तरह आगे नहीं बढ़ी। बनाई ज़रूर हमने। मेन जो काम शुरू किया, पंजाब इज़ अबाउट 65% ऑफ द कंट्री लैंड वाइज। तो पंजाब में हाउसिंग टास्क फोर्स बनी, उसका याकूब इज़हार चेयरमैन थे, और सब मैं जाके हमने उस महमूद रशीद हाउसिंग मिनिस्टर थे, बहुत ज़बरदस्त आदमी, ऑनेस्ट आदमी थे। वो उसका ओवरऑल हाउसिंग मिनिस्टर थे क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली। आतिफ मेव थे जो हमने वहाँ पे पंजाब का सेक्रेटरी बनाया। तो 40 शहरों में, 40 लोकेशन में लैंड एलोकेट हो गई, 100 एकड़ से 200 एकड़, और काम होना शुरू हुआ। सियालकोट में बहुत बड़ी लेदर इंडस्ट्री का पूरा इंडस्ट्रियल एस्टेट है सिर्फ लेदर के लिए। लेकिन वो लेबर कॉलोनी थी, हमने वहाँ लेबर कॉलोनी बनवाई। इसी तरह सितारा केमिकल्स की इंडस्ट्रीज़ हैं फैसलाबाद में। तो मैंने हाजी बशीर से बात की कि जी आपकी तो है, लेकिन लेबर दूर से आती है, यहाँ पे आप जगह मुख्तस करें, और हम हाउसिंग प्रमोट करते हैं। जो जवाद असलम है अंसार मैनेजमेंट के, वो बेचारे ने काम करके वो लेबर कॉलोनी बनी और आज भी चल रही है। लेबर बेचारी को किराए पर वो वहाँ पे घर मिलने शुरू हुए बहुत सस्ते, और वो गाड़ी चलती है, आज भी चलती है वहाँ से, साथ ही इंडस्ट्री में। तो वो जो लेबर को वहीं पे हमने कमर्शियल एरिया, दुकानें, वो लेबर बहुत बड़े ऑनर के साथ रहना शुरू हुई वहाँ। वो तो प्रोग्राम हुआ है। लेकिन जो बाद में हुआ, ये कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आया? ट्विस्ट यहाँ पे आया कि जब ये देखिए ना हाउसिंग बनी, तो उस मीटिंग में जो चाह रहे थे कि कंट्रोल हमारा होगा, हमें बनाएंगे, वो जहांगीर तरीन साहब थे। अच्छा। और उनके साथ शौकत तरीन साहब थे। लेकिन जब इमरान खान ने मुझे बनाया, और तीसरे अलीम खान साहब भी थे, उन्होंने मुझे बना दिया, तो ये लोगों ने, अलीम खान तो खैर थे भी बिल्डर ही। हाँ बिल्डर, ये लोग भी अपनी अपनी जगह तो सब कुछ यही थे, अल्लाह माफ़ करे। तो वो बिल्डर थे, और बड़े कामयाब बिल्डर हैं लाहौर के।
तो इन्होंने ये सोचा कि जी अब हम जैगम से अपनी मर्जी की चीज़ें करवा लेंगे। मैं अपने जो भी समझ था मैं इंडिपेंडेंट लेके चला। तो थोड़े दिनों बाद ही जब मैं डिक्टेट नहीं हुआ तो जहांगीर तरीन वाला मेरे ख़िलाफ़ हो गए, हलीम खान भी शायद ख़िलाफ़ हुए। तो वो मसाइल जो हैं सूबे में फिर भी मैं लगा रहा। पंजाब में जैसे मैंने कहा 140 मंसूबे शुरू करवा दिए थे, लेकिन जब ये सूबे की लोग, अच्छा फिर दूसरा एक मसला ये था कि पंजाब की जो प्रोविंशियल हाउसिंग मिनिस्टर थे महमूद रशीद, वो तो सपोर्ट करते थे। सेक्रेटरी हाउसिंग गवर्नमेंट के थे, वो फेडरल में वो नहीं सपोर्ट कर रहे होते थे। तो वो चीज़ें मेरा लोगों से जब भी कहना था और आज भी कहना है कि भाई हाउसिंग, चाहे भुट्टो साहब कहें या इमरान, हाउसिंग में रहना लोगों ने है, लोगों के घर बनेंगे। तो इसलिए इसको मिशन को जारी रखो, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा आप ये देखें ना कि जो आज पाकिस्तान की नेट सालाना आबादी जो है, जो नेट इंक्रीज बर्थ एंड डेथ को ले लें, 6 मिलियन पीपल है। 6 मिलियन का मतलब अगर 6% पर हाउस होल्ड भी डालें तो मिनिमम 1 मिलियन की ज़रूरत तो एडिशनल घरों की सालाना की है जो बनने चाहिए। तो इमरान का जो 1 मिलियन पर ईयर का था वो फिगर गलत नहीं थी, क्योंकि इतनी आबादी ये तो पुराने को तो छोड़ देंगे जिनके पास घर नहीं है, शॉर्टेज ये जो हमारी 19-20 मिलियन की शॉर्टेज जो ओवरऑल है। दूसरा जो हमने ऑब्जर्व किया कि जी पाकिस्तान में जब भी हम बात करते हैं वो रूरल हाउसिंग की नहीं करते, अर्बन हाउसिंग की करते हैं। जी हाँ, ये तो है। तो जबकि अबाउट 40-45% आबादी देहातों में रहती है। हमने और फिर वो माइग्रेट करती तब हमें मसला पेश आता है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत बड़े मसले आ रहे हैं ये तो। अच्छा मैं बताऊं कि जब हमने किया तो हमने फिर रूरल हाउसिंग का प्रोग्राम भी शुरू किया और मैं देहातों में विज़िट किया। तसीम साहब, कौम को ये नहीं पता है कि हम शहरों में तो स्लम्स कहते हैं, देहात बदतरीन स्लम्स बन चुके हैं। मैं अपने गांव में जहाँ बचपन मैंने गुजारा जाता था वहाँ मैं गया तो मैंने देखा कि जी सेठ साहब जो अमीर हैं उन्होंने तो कोठियाँ बना ली हैं उसी गंद में, लेकिन बाकी जो है गांव सारा बदतरीन स्लम बन चुका है। इसलिए कि होता यह है कि हमारे देहात जो है, अंग्रेज़ ने एक इलाका गांव का मुख्तस किया हुआ था पटवारी के पास, और उसके बाद उसने 2 से 5 एकड़ उसे कहते थे शामिलाते दे। जब गांव बढ़ेगा तो आबादी बढ़ेगी तो शामिलाते दे में कोई चीज़ नहीं हो सकती थी उसमें 90% शायद में भी 100% शामिलाते दे पे बड़े बड़े वडेरों ने कब्जा कर लिया। तो गांव का जो ओरिजिनल था एरिया वो बना लिया अपने, और वहाँ पे आबादी जब बढ़ी तो वो स्लम बन चुके थे। तो हमने अपने प्रोग्राम में अर्बन हाउसिंग के साथ साथ रूरल हाउसिंग में फिर मैंने शुरू किया ये कि भाई शहरों में बस्तियाँ बसाते हैं ना वडेरे लैंडलॉर्ड डेवलपर्स, तो देहातों में भी 1-1, 2-2 एकड़ के ऊपर क्यों ना हाउसिंग स्कीम बनाई जाए और वो उनको दें, हाई राइज भी जो भी है, कम से कम सोचो तो सही उनकी हाउसिंग का। ये प्रोग्राम हुआ पंजाब की जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, उनके स्टूडेंट्स को हमने एंगेज किया, देहातों में उनका भेजा, उनके घर किस तरह के होने चाहिए क्या, वो सारा हमने काम किए। देहात शहरों में भी हमने किए, पॉलिसी भी बनी। फिर आपको याद ही होगा कि इमरान खान के दौर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा इंसेंटिव पैकेज आया कि जो लो इनकम हाउसिंग में घर बनेंगे उस पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल सस्ता होगा। मैक्सिको में उन्होंने ये किया था कि जी लो कॉस्ट हाउसिंग में कोई मटेरियल जाएगा उस पर टैक्स नहीं होगा। उनका स्लोगन ये था, यू कैन नॉट टैक्स द पुअर एंड हेल्प द पुअर एट द सेम टाइम। अच्छा, चाहते भी हैं कि हर बार उनसे क्या बात है टैक्स भी ले रहे हैं। तो उनका फिर उन्हें रखा हुआ था कि जो लो इनकम हाउसिंग बनती थी वो मटेरियल फैक्ट्री से उस जगह जाता था, बिल ऑफ क्वांटिटीज के मुताबिक सब है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। उससे कॉस्ट कंट्रोल होनी शुरू हुई। मैंने भी ये चीज़ प्रमोट की थी। फिर मैंने ये भी कहा कि क्रॉस सब्सिडी एंड स्मॉल सब्सिडी, कि गवर्नमेंट से पैसा नहीं लो लेकिन उसी हाउसिंग में, मतलब है कि कोई भी हम हाउसिंग बनाएं तो 100% लो इनकम ना बनाओ। हाँ, मैंने कहा 30% लो इनकम बनाए, बाकी मिडिल इनकम और हाई इनकम, और कमर्शियल एरिया जो है वो कमर्शियली वायबल हो सके पूरा प्रोजेक्ट। और वो कमर्शियल एरिया से क्रॉस सब्सिडी के भी, कमर्शियल एरिया मार्केट पे भेजो, 5% की बजाय 10% रखो, और उससे जो पैसा कमाओ उसके हाई लैंड, वो लो इनकम में जो 30% है
ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन ऑन द ग्राउंड जैसे मैंने बताया ये लोग भी फिर हो गए। फिर सबसे बड़ी बदनसीबी जो हुई वो ये हुई, एग्जीक्यूशन के लिए हम सोच रहे थे कि गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग के साथ मिल के, ज़ेब साहब शायद सेक्रेटरी हाउसिंग थे उनके, तो उनके साथ मिल के हमने कोई अथॉरिटी वगैरह हाँ बिल्कुल अथॉरिटी बनाई जाए, ताकि वो एग्जीक्यूशन में, मेरी तो टास्क फोर्स है, हम तो पॉलिसीज बना सकते हैं, प्रोग्राम नहीं बना सकते, एग्जीक्यूशन नहीं, तो वो बनाई अथॉरिटी। अब वो अभी हम उस पर अथॉरिटी पे काम कर रहे थे, तो मुझे रात को फ़ोन आया, वो जो ज़ेब साहब थे सेक्रेटरी हाउसिंग के टाइम साहब, वो काम उलट हो गया, फ़र्क हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं जी वो ऑर्डिनेंस आ रहा है, वो अथॉरिटी बन गई है और उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो अगले दिन जो अथॉरिटी बनी, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो ऑर्डिनेंस के तहत बनी और उसकी 100% टॉप मैनेजमेंट जो थी आर्मी की थी, आर्मी के लोग थे, इवन सम सर्विंग जनरल भी थे, और वो आज तक है। अब जाहिर बात है क्योंकि आर्मी का हमारा जो चक्कर है वो जो भी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई हर चीज़ को एम्प्लॉयमेंट के तौर पे ना लो। ये हमारे यहाँ देखे ना, इंडिया का एक आर्मी चीफ एक्स था, उसने देखा, मैंने स्टडी भी किया, इंडिया में देयर इज़ नो वन DHA नहीं है, पूरे इंडिया में DHA नहीं है। अंग्रेज़ के कंटोनमेंट बोर्ड थे, मोदी ने आज से 2-3 साल पहले सारे कंटोनमेंट बोर्ड ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा जी बाकी जो सिटी की मैनेजमेंट जो सिविल इंतज़ामिया कर रही है, तो कंटोनमेंट बोर्ड भी वही इंतजाम करेगी। वाई इस वक्त इंडिया में देयर इज़ नो DHA, देयर इज़ नो कंटोनमेंट बोर्ड। DHA कंटोनमेंट बोर्ड एक तरफ, इंडिया के अंदर आर्मी का बहुत बड़ा पैर था डेयरी का, उन्होंने सारे डेयरी फार्म बंद कर दिए। एक के ऊपर आर्मी अड़ गई कि भाई इससे जो हम दूध जितना लेते हैं वो सिर्फ आर्मी को सप्लाई होता है, सिर्फ कमर्शियल, इसको आप छोड़ दें। कहेंगे इसको पहले बंद करो। अच्छा, हाँ, उनका इसको पहले बंद करो, दूध जितना चाहिए तो बता दो, बोतल पैक होकर मिल जाएगा तुम्हारे जानों को, लेकिन गाय पालना तुम्हारा काम नहीं है। इंडिया में तो हर इसमें मैं तो हाउसिंग में देखा है ना कि मोदी गवर्नमेंट ने, मैं क्योंकि किताब भी लिखी है अभी हाउसिंग के ऊपर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वो प्रिंट होके आ जाएगी, पाकिस्तान की किसान है कि जी इस तरह कैसे करना है, क्या करना। चलिए फिर एक तो बड़ा अच्छा ये भी हो जाएगा कि जब आपकी किताब प्रिंट हो गई तो उस किताब के हवाले से आपसे फिर एक अलग से तफसीली गुफ्तगू होगी, वो इस किताब के ऊपर, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है ये। हाँ, उसमें जो मुझे ये हुआ है एक 2 किताबें लिख रहा हूँ, एक लिखती है और वो तो जनरल हाउसिंग पर, एक लिख रहा हूँ हाउसिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। क्या क्या जो आपकी पहली किताब जो आ रही है, ये मेरी तो रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा मैं। नहीं बैठ के प्रॉम करेंगे सब पूरा, इसी प्रॉम के कंटेंट के ऊपर डन हो गया। अब सर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इत्तेफाक से मतलब वो जो कहना चाहता सब दिल में रह गया, कोई सवाल उठा भी नहीं सका। आपकी बड़ी खिदमात रही हैं ये फिलैंथ्रोपी के अंदर, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, और इसी तरीके से बहुत सारे इसमें ज़रा थोड़ा सा इसका ब्रीफली बताइए कि ये शौक आपने क्यों? देखिए ऐसे था, वैसे तो मेरे एक अजीज़ थे जो आपने कभी सुना होगा ना कि वो शायरों की ज़ुबान का एक प्रोग्राम आया करता था टीवी पे, तो वो हम वो इफ्तिखार बेचारे डेथ हो गई। थोड़ा बहुत तो मैंने देखा था, लेकिन जज्बा कैसे पैदा हुआ कि मैं जब इस्लामाबाद में था तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि डेफ और ब्लाइंड लड़कियां जो हैं, जब बड़ी होती हैं तो माँ बाप उनको घर से नहीं निकलने देते, क्योंकि माँ बाप ये सोचते हैं कि यार ये जाएगी, ये किसी को क्या बताएगी कहाँ जाना है, नाबीना है तो ना उसे पता है मैं कहाँ खड़ी हूँ, तो कोई ले जाएगा, लड़की तो लड़की है तो एब्यूज़ होगी। तो उसकी वजह से जैसे ही बड़ी होती थी माँ बाप घर से नहीं निकलने देते। अब ह्यूमन बीइंग इज़ ए सोशल एनिमल, तो उन जो डेफ और ब्लाइंड लड़कियां थी उनके अंदर वो जो गप्पे मारने की सलाहियत, मिलने की सलाहियत जो इंसान सोशल एनिमल के तौर पर सीखता है, वो नहीं बन रही थी। क्योंकि डेफ या ब्लाइंड किसी एक मोहल्ले में तो रहते नहीं है कि जी वो एक यहाँ रहता। तो मैंने इस्लामाबाद में शुरू किया कि साल में 2 या 3 इवेंट करता था कि एक हॉल बुक करवाता था होटल का। अच्छा हाँ, और उसमें 400-500 डेफ पेरेंट्स और उनके बच्चे, ब्लाइंड के बच्चे, मोस्टली डेफ पे डाल के उनको बुलाता था मैं कि भाई अब आपस में मिलो। अब वो डेफ लड़की को दूसरी लड़की से मिल रही है, पते एक्सचेंज हो रहे हैं, एड्रेस एक्सचेंज हो रहे हैं, गप्पे हो रहे हैं, दोस्तियाँ हो रही हैं, और लड़के भी आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि एक जगह थे ना तो उनके उसी में शादियां भी होनी शुरू हो गई। सही है, इसलिए कि वो डेफ लड़का देख रहा है किसी लड़की को, तो वो इशारा कर रहा है वो लड़की, क्योंकि हम लोग नहीं समझते डेफ लाइक टू मैरी डेफ,
वो सही। नहीं चाहते कि हमें बोलने वाली लड़की से शादी या बोलने वाले लड़के से शादी। मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी जो हमसे कर लेते हैं ना बोलने वाले, सारी ज़िंदगी हमें ताना देते रहते हैं कि मैंने ही की है। तरस खा के। हाँ, तो कहते हैं हम, वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम डेफ़ हैं, अल्लाह ने बनाया डेफ़ है, कोई मसला नहीं। तो वो मैंने एक दफ़ा उस तकरीब में कुछ पेरेंट्स थे, उनसे हाँ। पूछा, मैंने कहा जी मैं देख रहा हूँ कि किसी के आपके सारे बच्चे डेफ़ हैं, किसी के 2 बच्चे डेफ़ हैं, किसी की लड़कियाँ डेफ़ हैं, लड़के ठीक हैं। ये बड़ी अनइवन चीज़ है। तो आपको कभी एहसास हुआ कि आपसे क्या गलती हुई थी कि पहला बच्चा ठीक हुआ पैदा और दूसरा बच्चा जो है वो डेफ़ पैदा हो गया? तो उन्होंने आपस में देखने लगे, फिर वो आसमान को देखे, सवाल का जवाब क्या दें वो कि क्या गलती हुई थी? एक ने मुझे कहा कि जी आपके कितने बच्चे डेफ़ हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई बच्चा डेफ़ नहीं है। तो फिर आप हमसे जो पूछ रहे हैं, आप बताइए कि आपने क्या कमाल किया था? कि आपका कोई डेफ नहीं हुआ? आपके डेफ़ नहीं हुआ, आपने क्या कमा, मेरे तो एकदम से जैसे शर्मिंदगी सब में अल्लाह की तरफ से होता है। आसमान की। तो मैंने कहा अल्लाह ये तेरा एहसान है, तो इस एहसान का शुक्र मैं कैसे सही अदा बात है, करूँ? बहुत। उस दिन खड़े-खड़े मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ वक़्त माज़ूरों के लिए लगाऊँ। आज मेरा काम डेफ़ का बहुत बढ़ गया है। आपके पास शायद किताबें भी आई हैं इसके ऊपर से? जी, जी, बिल्कुल, ब्लाइंड पे भी हैं, डेफ़ पे भी हैं, और उसके हाँ। सेकंड वर्ज़न अब आ रहा है, तो बहुत बढ़ गया है। वो तो कभी आप सेपरेट सेशन ही रखिएगा बाद में। चलिए, इससे तो होना हाँ, चाहिए कभी यार। तो हाँ। वो जो है ना, जब वो शुरू किया माज़ूरों का, तो उससे बढ़ते-बढ़ते मैंने ये देखा कि ये लोग तरस नहीं चाहते खाया जाए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है ये किसी के नहीं भी। चाहते। ये ब्लाइंड का मुझे नहीं पता था। ब्लाइंड ये कहता है कि जी आप हमारी उँगली पकड़ के नहीं चलो, हमें ज़रूरत होगी हम आपके कंधे पे हाथ रख लेंगे। हमारी उँगली पकड़ के मत चलो, ये हमें हमें ये पसंद नहीं है। और क्या है चैलेंज, मैंने अपनी किताब जो लिखी है उसमें आपको एक एक लड़की जिसने नाबीना थी, उसको बहुत लोग कहते थे, कहते थे पहले लोग कहते थे जी पता नहीं माँ-बाप, मैं सुनती थी कि माँ-बाप ने पता नहीं क्या गुनाह किया है कि बच्ची ब्लाइंड पैदा हुई। खामोश आवाज़ें, हाँ, एक खामोश किताब। आवाज़ें, हाँ, मेरी वही। जी, जी, तो और मेरी दूसरी बहुत अच्छा देखिए, और अरे मेरी पसंदीदा किताब है। अच्छा, हाँ, हाँ। दूसरी जो है अब इसका सेकंड वर्ज़न ला रहे हैं इंशाअल्लाह। तो दूसरी किताब है विज़न बियॉन्ड साइट, वो ब्लाइंड की है। तो ये जो है ना, मैं देखें कि लोगों ने मुझे कहा जी बड़ा अल्लाह अजर देगा। मैंने कहा यार अल्लाह मुझे अजर दे चुका है, मैं सारी ज़िंदगी उधार। कहने जी क्या? मैंने कहा मैं पैदा हुआ था, मैंने क्या नेकी की थी? मैं ब्लाइंड पैदा नहीं हुआ, हुँ। मैं डेफ़ पैदा नहीं हुआ, पैदाइश पे मैंने कुछ किया था? नहीं। तो मैंने कहा वो उधार जो है अल्लाह ने जो मुझ पे चढ़ाया है, मैं वो सारी ज़िंदगी उधार नहीं अदा कर सकता। अभी जो कुछ भी कर रहा हूँ नथिंग। जी। इसलिए कि एक जुमला आपसे अर्ज़ करूँ कि एक ब्लाइंड लड़की है, वो कहती है, मेरी किताब में भी है वो, कि जी यू पीपल टॉक ऑफ कलर, व्हाट हाँ। इज़ कलर? अब किसी ब्लाइंड को कलर समझाना। उनका व्हाट यू सी? उसने कहा यू नो आई एम ब्लाइंड, आई डोंट सी एनीथिंग। उनका वी मे कॉल इट ब्लैक कलर। थोड़ी देर की खामोशी हुई। कहती है बट देन व्हाट इज़ ब्लैक कलर? क्योंकि ब्लैक तो जब समझ आएगा जब व्हाइट देखा होगा। हाँ, हाँ। तो जब देखा ही कुछ नहीं है तो फिर वो आहिस्ता से कहती दैट मीन्स द ओनली कलर इन माय लाइफ इज़ ब्लैक कलर। हम उनकी अज़ियत को ओए! सोच भी होए, नहीं होए, सकते होए, कि ये होए! किस ब्लाइंड आता है, वो यहाँ पे बैठा होगा। इज़्ज़त-ए-नफ़्स, सबसे बड़ी बात है इज़्ज़त-ए-नफ़्स। आप देखें ना, यहाँ पे बैठा होगा, सोफ़े हैं, ये है, वो है, इनको मैं देख रहा हूँ। ये एक है माहौल का। ब्लाइंड आएगा, उसे नहीं पता कि वो वहाँ पे ट्रॉली है, यहाँ पे पर्दे हैं, क्या है। वो सारी चीज़ों का एक तस्वुरात की ज़िंदगी में आपके एंटर कैसे हुए, एक दिन का मसला नहीं है, उनकी ज़िंदगी का मसला है कि वो आपके रास्ते में आए। हम कभी इधर बिल्डिंग देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी ट्रैफ़िक को देखते हैं। ब्लाइंड जो है कुछ भी नहीं देख रहे हैं। वो ये यही कहते हैं कि जी हमें, 2 लोग बात करते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि ब्यूटी क्या चीज़ है। आप लोग वैसे बात करते हो। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके साथ तो रहते हुए तक़रीबात को देखते हुए मुझे बड़ा शौक हुआ। एक तो मुझे बड़ा इंकशाफ़ ये हुआ था कि गूंगी लड़कियाँ बहुत बातूनी होती हैं और ये इंकशाफ़ ऐसे हुआ कि जब मैं सुबह निकलता था दफ्तर के लिए, उसी वक़्त यहाँ पे गूंगी बहनों का स्कूल था, तो उनकी एक वैन टाइम में हमारे साथ थे। उफ़! वो क्या हाथों से मैंने पूरा ड्रामा बयान करना, सब कुछ करना, मतलब बंदा चकरा के रह ये जितनी बार। जुमला जो आपने कहा ना, ये बेहतरीन जुमला है कि ये बातूनी होते हैं। उसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जी। बहुत पुरानी बात है, एक दफ़ा मैं कोई एक मीटिंग में 100 के करीब डेफ़ लोग बुलाए हुए थे। हुँ।
अब हम जो है, मैं सिर्फ बराबर में बैठे हुए तस्नीम फारूकी से बात कर सकता हूँ। मैंने देखा ये 100 के 100 बात कर रहे हैं और तकरीबन साइलेंस है। 100 के 100 बात कर, क्यों कि डेफ ने अभी आपसे शुरू किया, उसके बाद वो कोने वाला वो कभी उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी उधर। 100 के 100 आंख के साथ उन्हें चाहिए क्या? आई कांटेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। आई कांटेक्ट आ गया, उनकी बातचीत शुरू हो गई। तो ये चीज़ें जो है ना, जैसे इशारों की ज़ुबान पे भी हमारी किताब है। अभी मेरा अल्लाह शुक्र है, मेरा जो दामाद है अमेरिका में होता है, वो भी अमेरिका से हम यहाँ पे आजकल उसने साइन लैंग्वेज सीख रहा है, इशारों की ज़ुबान। अभी इस्लामाबाद में हमारा जो स्कूल है, जो मैंने पहले खोला था, सर सैयद एसोसिएशन, अब हम उसको नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर करवा रहे हैं। तो अल्लाह शुक्र है, इंशाल्लाह बहुत जल्द। वो बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह करवा रहा है। तो क्यों कि मेरे पास कुछ असासा था, उसको मैं बेच रहा हूँ। तो हमारी फैमिली डिसाइड किया वो पैसा हम डोनेट कर देंगे, लेकिन डोनेट करने इसलिए को नॉट फॉर प्रॉफिट हो जाएगा ना, फिर पैसे का अकाउंटेबिलिटी होगी। कहने का मकसद ये है कि जैसे मैंने बताया ना आपको शुरू में ही, जो बाकी असासे तो बच्चों के पास होंगे, हिसाब मुझे कब्र में देना है उनका भी। मैं लाख कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ वो तो पीछे रह गए, मेरे पीछे तो रहना ही था उन्होंने। कब्र में तुमने लाइब्रेरी तुम्हारे पास सारी एसेट ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं अल्लाह का एहसान है। तो आपकी जैसे कहेंगे आप। नहीं जाकिर साहब, ये तो मतलब मैं समझता कि 6 क्लासों में हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है ये। और अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे, इसके बाद अगला जो है वो आपको किताबों के हवाले से, दोनों किताबों के हवाले से। एक तो जो आपने इसके ऊपर लिखी है डेफ वगैरह के लिए इशारों के ज़माने है, और दूसरी जो आपकी आ रही है इसके ऊपर किताब ये। तो इस पर हम एक एक्सक्लूसिव सेशन कर लेंगे। ब्लाइंड पे लिखी है वो ले लेंगे, हाँ, और एक ये कर लेंगे। तो भाई अगर तसल्ली आपकी ना हुई तो मजबूरी है, लेकिन क्या करें, टाइम का मसला है। और बातें ऐसी कि रात तक होती है ना, तो खत्म नहीं होंगी। क्या ख्याल है? तो इसको भी यहीं पर रोकते हैं, और इसके साथ के जैसी आपकी वो दूसरी किताब आ जाएगी, फिर हम एक साथ बैठेंगे और आपसे किताबों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भाई। ये आपका ये जज्बा, जिस मिशन से मैं तो समझता हूँ आपके वालिद मोहतरम इन्हें अपना, जैसे मैंने कहा था, मेरे वालिद कहा करते थे, योर स्टेप्स विल बी द स्टेप्स आई विल बी वॉकिंग इनटू द फ्यूचर। ये जरा दोहरा दिया, बंद नहीं है कैमरा। हाँ, ये जरा दोहरा दिया। मेरे वालिद मुझे कहा करते थे, योर स्टेप्स विल बी द स्टेप्स आई विल बी वॉकिंग इनटू द फ्यूचर। मतलब हर कदम पर ये एहसास रखना कि या ये कदम मेरा बाप लेगा तो हक्की साहब आज कितने खुश होंगे। फारूकी साहब, सॉरी फारूकी साहब के वालिद शान फारूकी साहब कितने खुश होंगे कि ये देखना अल्लाह मियां की तरफ से आपको ये आइडिया। साहब, आप जो करते हैं ना, मुझे मालूम क्या कुछ करते हैं, आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं। जो अंदर से खुशी होती है ना आदमी को, हक तो हम अदा कर ही नहीं सकते अपने असाज़ा का, अपने वालिदैन के, जो उन्होंने किया हमारे साथ। तो ये है कि जब थोड़ा बहुत भी अगर हो जाए ना, तो खुशी होती है 100%। और जो देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको कुछ नहीं पहुंच रहा सिवाय आपके अच्छे अमाल का अजर। इंशाल्लाह। वाकई दो ये जो हम लोग बातें करते हैं ना, ये वन का किसी ने कहा था कि भाई दुआ भी मांग लो ना जी, वालिदैन के लिए, वो अपनी जगह पहुंचता उनके लिए वही है जो कार खैर आप कर।